अध्याय 116 सैनिकों का राजा बाहरी सहायता के लिए आह्वान करता है। रात टैंग परिवार का मनो शांत और सुरुचिपूर्ण कमरे में ओल्ड मास्टर टैंग ने इत्मीनान से अपनी चाय की चुस्कियां लीं। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी, साथ ही एक आवाज में सवाल पूछा गया। दादाजी, क्या आप सो रहे हैं? बूढ़े मास्टर तांग ने अपनी पोती की आवाज पहचान ली, तुरंत चाय एक तरफ रख दी, पलंग के किनारे लेट गए और बीमार होने का नाटक करने लगे। नहीं, अंदर आ जाओ। ये सुनकर तांग बिंगयुन ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर प्रवेश किया। बिंगयुन, मुझे डर है कि मेरे दिन गिने चुने हैं। मरने से पहले मैं बस तुम्हारी शादी देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे ये वादा कर सकती हो? बूढ़े मास्टर तांग ऐसे लग रहे थे मानो वे कुछ निगलने ही वाले हों, मानो वे अपनी अंतिम संवेदना व्यक्त कर रहे हों। तांग बिंगयुन जानती थी कि उसके दादाजी केवल दिखावा कर रहे थे, उसे अंदर से कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाहरी तौर पर उसने पूरी तरह से सहयोग किया। https:// मैं शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा जीवनसाथी ढूंढना चाहती हूँ। मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। यान गुइशान तुम्हारे लिए सबसे अच्छी, सबसे उपयुक्त जगह है। बूढ़े मास्टर तांग ने चिंता से कहा। क्या ऐसा है? तांग बिंगयुन ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए वांग हाओरान द्वारा दिया गया वीडियो निकाला, उसे अपने दादाजी को दिखाया और फिर कहा, यह महिला शेन कांग की पत्नी है। उनकी शादी हो चुकी है। यान गुइशान उनके परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर रही है। दादाजी अपना जीवन ऐसे घृणित व्यक्ति के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? उस वीडियो को देखने के बाद बूढ़े मास्टर तांग को यान गुइशान के प्रति मन ही मन कुछ असंतोष महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने अपना विचार नहीं बदला और कहा, तांगो नृत्य के लिए दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक होती है, इसलिए मैडम शेन को ऐसा करने के लिए तैयार होना चाहिए था और हम इसके लिए यान गुइशान को दोष नहीं दे सकते। दादाजी, क्या ये सचमुच? तो यान गुइशान को इसके लिए मजबूर किया गया था। तांग बिंगयुन ने व्यंग्य किया। पुरुष सब एक जैसे होते हैं, उनका साथ देना स्वाभाविक है। वैसे भी उसकी अभी शादी नहीं हुई है। शादी के बाद वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेगा, बूढ़े मास्टर तांग ने यान गुइशान का बचाव करते हुए कहा। तांग बिंगयुन अवाक रह गई। दादाजी वाकई कमाल के हैं, इस स्थिति में भी वे यान गुइशान का ही साथ दे रहे हैं। सौभाग्यवश वांग हाओरान ने पहले ही इसकी सूचना दे दी थी। तांग बिंगयुन के पास एक बैकअप योजना भी है। चलिए इसे अभी छोड़ देते हैं। लेकिन यान गुइशान का व्यवहार इतना अशोभनीय है, कौन जाने उसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। अगर वह चाहता है कि मैं शादी पर विचार करूं, तो उसे एक विस्तृत स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश करनी होगी। कोई बात नहीं, मैं उसे अभी फोन कर दूंगा। इतना कहने के बाद बूढ़े मास्टर तांग ने तुरंत अपना फोन उठाया और एक कॉल की। एक होटल में, देखो तो जरा कितने तगड़े और तंदुरुस्त हो, पर असल में निकम्मे हो। यहाँ क्या कर रहे हो? भाड़ में जाओ, तुम एकदम निकम्मे हो। भड़कीले ढंग से कपड़े पहनी एक महिला ने अपना कोट और बैग उठाया, यान गुइशान को कुछ अपशब्द कहे और गुस्से में दरवाजे से बाहर निकल गई। यान गुइशान को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने माता पिता को खो दिया हो। जब वह पहले मैडम शेन का सामना कर रहा था, तब भी उसके मन में आशा की एक किरण बाकी थी। उसे लगता था कि वह बस बहुत थका हुआ है और इसलिए उसका मूड अच्छा नहीं है। खुद को शांत करने के बाद वह फिर से बार में गया, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। वह किसी महिला को ढूंढना चाहता था। हालांकि नतीजा अब भी वही है, उसे वाकई कोई समस्या है। भनभनाहट, फोन में कंपन हुई। यान गुइशान का फोन उठाने का मन नहीं था, लेकिन जब उसने कॉलर आईडी पर ओल्ड मास्टर तांग का नाम देखा, तो उसने अनिच्छा से आंसर बटन दबा दिया। गुइशान, बहुत अच्छी खबर है। अस्पताल जाकर पूरी तरह से जांच करवा लो और रिपोर्ट मिलने के बाद उसे बिंगयुन को दिखा देना। अगर कोई समस्या नहीं हुई, तो वह सगाई पर विचार करेगी। बूढ़े मास्टर तांग ने सीधे ये खुशखबरी सुनाई। शारीरिक जांच। यान गुइशान का चेहरा काला पड़ गया। वह इस समय बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। वह भला स्वस्थ होने की मेडिकल रिपोर्ट कैसे दे सकता है? मैं जल्द से जल्द अस्पताल जाकर जांच करवाऊंगा, यान गुइशान ने बूढ़े मास्टर तांग को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। ओल्ड मास्टर तांग से फोन पर बात खत्म करने के बाद यान गुइशान ने अपना फोन उठाया, एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल की। स्मिथ, मुझे स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप यान देश आ सकते हैं? किंगलिंग शहर की यात्रा। हे भगवान, लॉर्ड वुल्फ किंग, आपकी आवाज सुनकर बहुत खुशी हुई। मैंने सुना था कि आप सेवानिवृत्त हो गए हैं और मुझे लगा था कि मैं आपको इस जन्म में फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। यान देश, किंगलिंग शहर, मैं अपनी चिकित्सा टीम को जल्द से जल्द आपके पास भेजूंगा। फोन के दूसरी तरफ से एक विदेशी ने अंग्रेजी में कहा, दाओ। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, जब तुम किंगलिंग पहुंच जाओ तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। कॉल समाप्त करने के बाद यान गुइशान ने राहत की एक हल्की सांस ली। स्मिथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं और उनकी चिकित्सा टीम भी उत्कृष्ट है। यान गुइशान एक मिशन के दौरान घायल हो गए थे और कई बार मौत के कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन स्मिथ और उनकी मेडिकल टीम ने हर बार उनकी जान बचाई। मुझे विश्वास है कि स्मिथ की मदद से मेरी बीमारी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। इसके बाद आपको विस्तृत स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट मिल सकती है। रात के 9 बज चुके थे। शुइजे मिडिल स्कूल के वरिष्ठ छात्र अभी भी शाम के समय स्वर अध्ययन सत्र आयोजित कर रहे हैं। वांग हाओरान ने छुट्टी ले रखी थी और वह शाम के स्वर अध्ययन सत्र में अनुपस्थित था। उसी क्षण वह दाहाओ होटल गया, एक कमरा बुक किया और फिर वेनजिंग को एक संदेश भेजा, जिसमें उसे बताया कि वह आज रात वापस न आए और हमेशा की तरह उसी जगह पर मिले। वेनजिंग ने खुशी खुशी सहमति दे दी। इसके बाद उन्होंने एक और संदेश संपादित किया और उसे किन युनहान को भेजा, जिसमें उन्होंने बताया कि वह बाद में उनसे मिलने आएंगे। समय शांतिपूर्वक बीतता गया। फैंग जुआनहे, वेनजिंग भी लगभग उसी समय पहुंची। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों कुछ हद तक हैरान थे। ये दृश्य थोड़ा अजीब था। हालांकि फोंग जुबान और वांग हाओरान ने फोन पर बात की थी, इसलिए वे मानसिक रूप से पहले से ही तैयार थे और सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले वही थे। हेलो तुम, फोंग जुबान ने अजीब माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए उसका अभिवादन किया। हेलो, वेनजिंग ने भावहीनता से जवाब दिया, फिर वांग हाओरान की ओर हैरानी भरे भाव से देखा। यहाँ बाहरी लोग क्यों हैं? हमारा ही एक व्यक्ति। वेनजिंग चौंक गई, लेकिन जल्दी ही बात समझ गई। उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। वह खुद को उसकी बिल्ली का बच्चा समझती थी। बिल्ली के बच्चे का स्वभाव अपने मालिक की बात मानना होता है, मालिक जो भी कहता है वह वही करता है। अगले दिन समय प्रबंधन के महान गुरु वांग हाओरान किन युनहान के निवास वाले छात्रावास के कमरे में जागे। वह कार्यक्रमों के बीच भागदौड़ कर रहा था और केवल 3 घंटे से भी कम सोया था, लेकिन फिर भी वह ऊर्जा से भरपूर था।
इससे वह ड्रैगन टाइगर ग्रेट टॉनिक पिल की सरलता पर आश्चर्यचकित रह गया। वे 5000 खलनायक अंक वाकई में सार्थक थे, एक उत्कृष्ट निवेश था। पैनल की प्रॉपर्टीज चेक करने पर मुझे पता चला कि मैंने 4300 विलेन पॉइंट्स जमा कर लिए हैं। ये काफी तीव्र वृद्धि है। मुख्य किरदार से निपटने की तुलना में महिला मुख्य पात्र से मिलने वाले पुरस्कार प्राप्त करना कहीं अधिक दिलचस्प है। मार्शल कल्टीवेशन से लेकर अमरता प्राप्त करने तक वे इन महिला सहायकों पर ही अपना मार्गदर्शन पाने के लिए निर्भर हैं। बेशक अगर आपका सामना किसी नायक से होता है तो भी आपको उनकी बात पर भरोसा करना चाहिए। आज तीसरा दिन है, इसलिए अब से हम किन यूनहान के होठों पर बसी खुशी धीरे धीरे आह में बदल गई। दुनिया इतनी बड़ी है, शायद कोई चमत्कारिक डॉक्टर हो जिसके पास उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल हो और वह मेरी बीमारी का इलाज कर सके, वांग हाओरान ने लोगों को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। उसने ये सब पहले से ही योजना बना रखा था, पहले किन यूनहान को धोखा देना और फिर यह कहने के लिए एक उपयुक्त अवसर खोजना कि वह एक चमत्कारिक डॉक्टर द्वारा ठीक हो गया है। मैं अब किन यूनहान को पहले से ही सूचित कर रहा हूं ताकि जब वह सामान्य हो जाए तो उसे इतनी असहजता महसूस न हो। यह सुनकर किन यूनहान के चेहरे पर आशा की एक नई किरण जगमगा उठी। वांग हाओरान ने उसकी प्रतिक्रियाओं को देखा और खुद से कुछ बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। इस बिगड़ी हुई युवती को शायद इसकी लत लग गई है और अब वह और अधिक पाने की लालसा रखती है। अध्याय 117 लाइलाज। ये सोचकर वांग हाओरान ने पूछे बिना नहीं रह सकी, अगर भविष्य में मेरी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है तो क्या तुम तब भी मेरे साथ रहोगी? ये सुनकर किन यूनहान की आंखों में लगभग आंसू आ गए। उसके शब्द दृढ़ थे। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझते? इस जीवन में मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। मैंने तो बस यूं ही कैजुअली कह दिया था, वांग हाओरान ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। मैंने मन ही मन सोचा, 90 मृत्यु तक अविचलित रहना वास्तव में एक असाधारण अनुकूलता है। किन यूनहान का खुद के प्रति प्रेम शायद मृत्यु के बाद भी कभी नहीं बदलेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो उसकी सहनशीलता का स्तर काफी ऊंचा होना चाहिए। ये बिगड़ी हुई युवती मुझ पर हुक्म चलाती थी और मुझे छोटे भाई की तरह मानती थी, लेकिन अब पासा पलट गया है और अब उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगली सुबह अवकाश के दौरान उपन्यास पढ़ने के लिए एक शक्तिशाली वेबसाइट। वांग हाओरान ने फैंग हुआन को 3 मिलियन युआन हस्तांतरित किए। 10 सेकंड से भी कम समय बाद फोंग जुबान ने फोन किया। वांग हाओरान फोन पर बात करने के लिए एक शांत जगह पर चली गई। मैं लालची औरत नहीं हूँ, इस पैसे को कर्ज समझो, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगी, फोंग जुबान ने कहा। फोंग जुबान के विचार में वांग हाओरान पहले ही 10 मिलियन दे चुकी थी, जो उसकी कीमत थी, इसलिए उसे और पैसे मांगने का कोई कारण नहीं था। इसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, यह आपके लिए है, वांग हाओरान ने उदारतापूर्वक उत्तर दिया। मुझे सीधे दे दोगे? फोंग जुबान ने अविश्वास से पूछा। जी हाँ, ये तुम्हारे लिए ही है, वांग हाओरान ने दोहराया। फोंग जुबान द्वारा पैसे चुकाने का इंतजार करते करते कौन जाने दाव को वह पैसा कब वापस मिलेगा। वांग हाओरान के पास पैसों की कमी नहीं है, इसके अलावा फोंग हिंग नामक धन लाने वाले लड़के के अस्तित्व के कारण भी। वांग हाओरान ने तो काफी पैसा भी कमाया, मानो उसे सब कुछ मुफ्त में मिल गया हो। उन्हें कुछ मिलियन डॉलर दान करने की परवाह नहीं है। इसके अलावा अगर इससे फोंग जुबान का स्नेह प्राप्त करने और कुछ पुरस्कार अर्जित करने में मदद मिलती है तो यह और भी अधिक लाभदायक है। नहीं, मैं अब आपका पैसा नहीं ले सकता, इसे आपसे लिया गया ऋण समझें। फोंग जुबान में काफी दृढ़ता थी और उसने जोर देकर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें दे दूंगा, तो ये तुम्हारा ही है। अगर तुम बहस करती रहोगी तो मैं सारे पैसे वापस ले लूंगा। वांग हाओरान उससे बहस करने में आलस कर रहा था और उसका लहजा कठोर हो गया। ये सुनकर फोंग जुबान तुरंत डर गया और उसने जल्दी से अपनी गलती सुधार ली। ठीक है, लेकिन मेरी माँ के इलाज के लिए 20 लाख रुपए काफी हैं, 30 लाख नहीं। मैं वो 10 लाख रुपए आपको वापस भेज दूंगा। ये लो अतिरिक्त 10 लाख रुपए, इनसे कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो। अगर तुम इन सस्ते कपड़ों को ज्यादा पहनोगी तो ये ढीले पड़ जाएंगे, वांग हाओरान ने अचानक कहा। फोन के दूसरी तरफ फोंग जुबान काफी देर तक चुप रही, लेकिन वांग हाओरान को एक सिस्टम संदेश मिला। महिला मुख्य किरदार फोंग जुबान मेजबान के रूप में। अनुकूलता 10 अंक बढ़ गई है, वर्तमान कुल अनुकूलता 55 है, स्नेह विकसित हो रहा है। डिंग, मेजबान ने कथानक को प्रभावित किया है, 300 खलनायक अंक प्राप्त किए हैं। धन्यवाद, मैं आपकी इस दयालुता को जीवन भर याद रखूंगा। फोंग जुबान बहुत भावुक हो गया। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं कि तुम मेरे अच्छे कामों को याद रखो। तुम कुछ व्यवहारिक काम कर सकते हो। जब मैं भविष्य में तुम्हारे पास आऊं तो हमेशा उदास चेहरा मत रखना, थोड़ा और उत्साह दिखाना। वांग हाओरान ने पिछली रात की घटना को याद करते हुए तुरंत ही व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने से परहेज किया। मैं भविष्य में ऐसा करूंगी। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मैं, जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं हाजिर रहूंगी। ये कहते हुए फोंग जुबान का चेहरा लाल हो गया। ये बात तुमने खुद कही थी, याद रखना। वांग हाओरान ने खुशी खुशी फोंग जुबान के साथ अपनी फोन पर बातचीत समाप्त कर दी। क्विंगलिंग हवाई अड्डा। एक विदेशी चिकित्सा दल हवाई अड्डे के निकास द्वार से बाहर निकला। इन चिकित्सा टीमों में लगभग 10 लोग शामिल थे, जिनमें से 8 विदेशी थे। नेता एक 50 वर्षीय व्यक्ति थे जिनकी नाक टेढ़ी थी और चश्मा उनकी नाक पर टिका हुआ था। यांग गुइशान, जो निकास द्वार पर इंतजार कर रही थी, समूह को देखकर प्रसन्न हुई और तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए समूह के मुखिया के पास चली गई। स्मिथ, यान देश में आपका स्वागत है, यांग गुइशान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे स्वामी, बहुत समय हो गया, आप आज भी उतने ही आकर्षक हैं। क्या मैंने मुहावरे का सही इस्तेमाल किया? स्मिथ ने टूटी फूटी यान भाषा में दाव से कहा। हाँ, तुमने यान देश की भाषा काफी अच्छी तरह से सीख ली है, यांग गुइशान ने प्रशंसा की। यान देश पूर्व में एक महान शक्ति है और मैं इसे स्वयं देखने के लिए यहाँ आना चाहता था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह ऐसा होगा। स्मिथ ने आह भरी, फिर दाव से पूछा, महोदय, आपकी सेहत में आखिर क्या समस्या है? यह यान गुइशान की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसे बोलने में कठिनाई होने लगी, इसलिए वह केवल इतना ही कह सका। ये बातचीत करने का समय नहीं है, आप अपनी लंबी यात्रा से थक गए होंगे। मैंने आपके लिए होटल बुक कर दिया है, कृपया अंदर आइए। स्मिथ ने सिर हिलाया। यान गुइशान ने स्मिथ की मेडिकल टीम के ठहरने की व्यवस्था दाहाव होटल में की। दोपहर में स्मिथ की टीम के अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण भी पहुंच गए। यान गुइशान ने भी खुद को संभाला और स्मिथ को सच बताया। स्मिथ और उनकी टीम ने यान गुइशान की जांच शुरू की। इसके कुछ ही समय बाद परीक्षा के परिणाम सामने आ गए। यान गुइशान को भी मेडिकल रिपोर्ट समझ में नहीं आई, इसलिए उसे दाव की मदद के लिए स्मिथ से पूछना पड़ा। मेरे साथ गलत क्या है? जांच रिपोर्ट के अनुसार आपके शरीर के सभी कार्य और अंग सामान्य हैं और कोई जैविक क्षति नहीं है, स्मिथ दाव।
लेकिन मैं खड़ा नहीं हो सकता। ये सच है, क्या मैं आपसे इस तरह की बात पर झूठ बोलूंगी? यांग गुइशान ने चिंता से कहा, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। हालांकि आपके अंगों में कोई क्षति नहीं है, लेकिन जांच के आंकड़ों से पता चलता है कि आपके गुर्दे पर काम का बोझ अधिक है, जिसके कारण आपकी यौन क्षमता कम हो गई है। चीन लौटने के बाद आपने काफी भोग विलास वाला जीवन जिया होगा, है ना? स्मिथ ने डॉक्टर यान कंट्री के रोगों के उपचार संबंधी सिद्धांतों का भी अध्ययन किया था और इसलिए उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिससे यांग गुइशान बेहतर ढंग से समझ सके। दाओ। यांग गुइशान ने एक पल के लिए सोचा और तुरंत उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह अब आधे महीने से वापस आ चुका है और वह बिना आराम किए हर रात पार्टी कर रहा है। हालांकि विदेश में रहने के दौरान भी उनका व्यवहार ऐसा ही था। उस समय सब कुछ ठीक क्यों था? अब जब मैं वापस आ गया हूं तो समस्याएं खड़ी हो गई हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ की औरतें जहरीली हों? स्मिथ, क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है? यांग गुइशान ने चिंता से पूछा। सर, हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, इसलिए मैं आपसे ईमानदारी से बात करूंगा। आपकी इस बीमारी का कोई इलाज संभव नहीं है, स्मिथ ने साफ साफ कहा। नहीं, तुम्हें मेरा इलाज करना ही होगा। बिल्कुल करना होगा। मैं तुम्हें कितना भी पैसा देने को तैयार हूं, बस तुम मेरा इलाज कर दो। यांग गुइशान उत्तेजित होकर स्मिथ के कंधों को पकड़कर हिलाते हुए चिल्लाई, दाओ। वह जीवन भर महिलाओं के प्रति आकर्षित रहा और उसे अपनी नपुंसकता के अलावा मृत्यु से भी डर नहीं लगता था। उनके लिए यह मौत से 10 या 100 गुना ज्यादा बुरा था। वह इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता। सर, कृपया शांत हो जाए। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी मेडिकल टीम और मैं तुरंत कोई समाधान निकालेंगे। हम निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। स्मिथ इतना घबरा गया था कि उसे डर था कि यांग गुइशान अत्यधिक बल का प्रयोग करके उसकी हड्डियां तोड़ देगा, इसलिए उसने तुरंत अपना पता बदलकर दाव कर दिया। ठीक है, तो जल्दी जाओ। यांग गुइशान ने उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन उसकी भावनाएं अभी भी अस्थिर थीं। स्मिथ ने सिर हिलाया, तुरंत कमरे की ओर निकल गया और टीम के अन्य सदस्यों को ढूंढने चला गया। हालांकि उपचार के विकल्पों के बारे में सोचने के बजाय वह भागने की योजना बना रहा था, क्योंकि यांग गुइशान की बीमारी लाइलाज है। अगर यांग गुइशान आपा खो बैठा तो वह उन सभी का कत्लेआम कर देगा। आखिरकार ये कुख्यात ब्लड प्रिजन वुल्फ किंग है, जो लीडरबोर्ड पर शीर्ष भाड़े का सैनिक है। क्रोधित होने पर ब्लड प्रिजन वुल्फ किंग कुछ भी करने में सक्षम होता है। लेखक का नोट, चौथा अपडेट आ गया है। अगर आप लेखक का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया पिछले अध्याय के अंत में अपना वोट दें। धन्यवाद। अध्याय 118 कृपापात्र लोग निर्भीक होते हैं। भनभनाहट। स्मिथ के कमरे से बाहर निकलने के बाद यांग गुइशान के फोन में कंपन हुई। यह ओल्ड मास्टर टैंग का फोन था। यांग गुई ने अपनी भावनाओं पर काबू पाने की पूरी कोशिश की और फोन का जवाब दिया। गुइशान, तुम्हारी शारीरिक जांच कैसी रही? क्या तुम्हें रिपोर्ट मिल गई है? बूढ़े मास्टर तांग ने दाव से पूछा। मुझे अभी तक अपना पहचान पत्र नहीं मिला है। किसी पेशेवर संस्थान में चिकित्सा जांच कराने के लिए पहचान पत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं अभी जांच नहीं करा सकती। यांग गुइशान ने बूढ़े गुरु तांग को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए झूठ बोला। क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? कोई जरूरत नहीं, पहचान पत्र लगभग 3 महीने में तैयार हो जाएगा। यांग गुइशान इस प्रक्रिया को थोड़ा और टालना चाहता था। 3 महीने? बूढ़े मास्टर तांग थोड़े चिंतित थे, इसलिए उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आपको पहले बिंग यून से सगाई कर लेनी चाहिए और फिर हम बाकी चीजों के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। ये सुनकर यांग गुइशान खुश नहीं हुआ, बल्कि उसे बहुत निराशा हुई। उसके शरीर में मौजूद असामान्यता के कारण वह खुद को बेहद हीन महसूस करता था। उसे ये भी नहीं पता कि अब दाओ तांग बिंग यून का सामना कैसे करेगा। हालांकि ओल्ड मास्टर तांग को संदेह न हो, इसलिए यांग गुइशान केवल इतना ही कह सका, तो फिर इसे व्यवस्थित करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या बिंग यून सहमत होंगी? ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं बिंग यून को मनाने की कोशिश करूंगा। जब बूढ़े गुरु तांग ने बोलना समाप्त किया तो उन्होंने सहजता से कहा, और आपको शांत रहना चाहिए और बाहर जाकर मौज मस्ती नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर यांग गुइशान को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में छुरा घोंपा गया हो। अगर वह बाहर जाकर मौज मस्ती करना भी चाहता तो उसके पास साधन नहीं होते। शाम, शुइजे मिडिल स्कूल। वांग हाओरान उब गई थी और गु को परेशान करना चाहती थी। तभी किन युनहान ने उसे संदेश भेजा कि वह मंदारिन डक मिल्क टी पीना चाहती है। किन युनहान ने बस ठीक है कहकर जवाब दिया। फिर वह तुरंत स्कूल के गेट के पास एक मिल्क टी की दुकान पर दौड़ी और 1 कप मैंडरिन डक मिल्क टी और 1 कप पपीता मिल्क टी खरीदी। मैंडरिन डक मिल्क टी वांग हाओरान की है। पपीते की दूध वाली चाय स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी रचना थी। सुंदर लड़के, आपकी मिल्क टी आ गई है, कृपया इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। किन युनहान वांग हाओरान की कक्षा में पहुंची और एक डिलीवरी गर्ल के लहजे में बोली। डिंग, होस्ट ने जू मुयान को ईर्ष्यालु बना दिया। 100 खलनायक अंक अर्जित किए। लगता है विनेगर किंग फिर से गड़बड़ कर रहा है। वांग हाओरान ने जू मुयान को न देखने का नाटक किया। किन युनहान से मंदारिन डक मिल्क टी ली, एक घूंट पिया और तुरंत उसे थूक दिया। क्या हो रहा है? चीनी पर्याप्त नहीं है, वांग हाओरान ने शिकायत की। मुझे चिंता थी कि यह बहुत मीठा होगा और आपको पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने किसी से केवल 1/3 चीनी डालने को कहा। किन युनहान ने गर्दन सिकोड़कर दाव से पूछा, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए एक और खरीद लाऊं? तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? जाओ। वांग हाओरान ने उसे हाथ हिलाकर विदा किया। किन युनहान ने अपने होंठ सिकोड़े, थोड़ी नाराजगी का भाव दिखाया, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी होकर दोबारा दूध वाली चाय खरीद ली। लगभग 10 मिनट बाद किन युनहान मंदारिन डक मिल्क टी लेकर वापस लौटी। इसमें कितनी चीनी डाली है? ये तो हद से ज्यादा मीठा है, मैं इसे अब नहीं पीऊंगी। वांग हाओरान ने एक घूंट लिया और तुरंत थूक दिया। तुमने कहा था कि यह मीठा नहीं है, इसलिए मैंने इस बारे से पूरा मीठा ही बनाया। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? किन युनहान का गुस्सा भड़क उठा और उसने नाक सिकोड़ ली। क्या यह मेरी गलती है? वांग हाओरान ने पलटवार किया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम इतने मुश्किल हो। किन युनहान का गुस्सा तुरंत भड़क उठा, लेकिन वह अचानक बीच में ही रुक गया, खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और बोला, तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा खरीद लाऊंगा। इस बार किन युनहान ने केवल 70% चीनी मांगी, जो मिठास की बिल्कुल सही मात्रा थी। मुझे अचानक मंदारिन डक मिल्क टी नहीं चाहिए, मुझे लेमन मिल्क टी चाहिए। वांग हाओरान हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में लगी रहती हैं। तुम, किन युनहान को मेज पर मुक्का मारने की तीव्र इच्छा हुई। एक अमीर युवती से यही उम्मीद थी, तुम्हारा स्वभाव थोड़ा गुस्सैल है। अगर तुम इसे नहीं खरीदना चाहती तो ठीक है, तुम अभी जा सकती हो। वांग हाओरान ने बेपरवाही का नाटक किया। किन युनहान क्यूई जल्दी से मुड़ी और जाने के लिए तैयार हो गई।
लेकिन 15 मिनट बाद किन युनहान एक कप नींबू दूध वाली चाय लेकर चेहरे पर मुस्कान लिए हुए लौटा और धीरे से बोला, दाओ, मैंने लेमन मिल्क टी खरीद ली है, इसलिए कृपया लाइफ एक्यू के बारे में बताना बंद कर दें, ठीक है। वांग हाओरान चकित रह गया। ये स्पष्ट रूप से उसकी अपनी गलती थी। किन युनहान ने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी वह अब माफी मांग रही है। यहाँ तक कि जिद्दी और अड़ियल उत्तराधिकारी यंग मिस भी अब इतनी सरल हो गई है। मृत्यु तक भी अटूट अनुकूलता व्यवहारिक रूप से व्यक्ति को वह सब कुछ करने की अनुमति देती है जो वह चाहता है। मुझे थोड़ी देर पहले नींबू वाली चाय पीने का मन था, लेकिन इसे खरीदने में तुम्हें इतना समय लग गया, इसलिए अब मुझे पीने का मन नहीं है। मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ। जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। वांग हाओरान किन युनहान के धैर्य की और परीक्षा लेना चाहता था, इसीलिए उसने क्यूई के प्रति अत्यंत ठंडा लहजा अपनाया। इस बार किन युनहान ने कोई भाव नहीं दिखाया और चुप रही। उसने चुपचाप अपना सिर झुकाया, पीछे मुड़ी और चली गई। वांग हाओरान को हल्की हल्की सिसकने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत स्तब्ध रह गया। क्या यह अमीर युवती सचमुच इतनी गुस्सैल है? वह तो रो भी पड़ी। एक ही समय पर डिंग, मेजबान ने नायिकाओं में से एक को भेजा है। किन युनहान का दिल टूट गया और वह निराश हो गई और उसे 500 खलनायक अंक मिले। नायिका का हेलो -25, मेजबान खलनायक का हेलो जोड़ 2-5। अचानक आए सिस्टम नोटिफिकेशन संदेश ने वांग हाओरान के मन में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। क्या आप वाकई किसी ऐसे व्यक्ति को पुरस्कृत करने जा रहे हैं जिसने महिला मुख्य किरदार की भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो? ये सचमुच एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। किन युनहान का रवैया पहले बहुत खराब था। वांग हाओरान ऊब गया था, इसलिए उसने जानबूझकर किन युनहान की मानसिकता का परीक्षण करने और ये देखने की कोशिश की कि वह कितना धैर्य रख सकती है। अप्रत्याशित रूप से मुझे इसके लिए पुरस्कार भी मिला और इसका इनाम काफी बड़ा है। ये पुरस्कार अर्जित करने का एक शानदार तरीका है। हालांकि इस बारे में सोचने के बाद वांग हाओरान ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। किसी महिला मुख्य किरदार की भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाना वाकई हद से ज्यादा है। पुरस्कारों का आनंद लेना ही बेहतर है। वांग हाओरान ने अपना फोन निकाला और किन युनहान को सांत्वना देने के लिए एक संदेश लिखने की तैयारी करने लगा। हालांकि इससे पहले कि वह संदेश को संपादित करना समाप्त कर पाता, किन युनहान ने पहले ही एक संदेश भेज दिया। मुझे पता है कि उस बीमारी की वजह से तुम्हारा मूड खराब है और मैं समझती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे सामने फिर कभी अपना आपा नहीं खोऊंगी। कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है। वांग हाओरान अवाक रह गया। वह किन युनहान को सांत्वना देना चाहता था, लेकिन दाओ, किन युनहान ने बदले में उसे सांत्वना दी। एक गाने के बोल हैं जो इस बात को बखूबी बयां करते हैं, जिन पर कृपा होती है वे निडर होते हैं। वांग हाओरान ने किन युनहान को एक संदेश भेजकर जवाब दिया, जिसमें उसने मोटे तौर पर कहा कि वह भी दोषी है और उसे इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। किन युनहान ने तुरंत कहा कि सब ठीक है और साथ में एक खुश और उत्साहित इमोजी भी जोड़ दी। और यहीं पर बात खत्म हो गई। कुछ ही समय बाद शाम को स्वाध्यायन का समय हो गया। वांग हाओरान वायरलेस हेडफोन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। उसने कल तांग बिंगयुन का फोन उधार लिया और इस अवसर का फायदा उठाकर उसमें एक जासूसी वायरस डाल दिया। इस समय वांग हाओरान अपने ईयरफोन के जरिए तांग बिंगयुन की बातें सुन रहा था। किंग ऑफ सोल्जर्स की आम कहानी में महिला मुख्य किरदार अक्सर खतरे को आकर्षित करती है। वांग हाओरान को नशीली दवा दिए जाने के कारण कथानक में जबरदस्त बदलाव आया है। यांग गुइशान शायद इस समय खुद की देखभाल करने में बहुत व्यस्त है और संभवतः तांग बिंगयुन से निपटने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि तांग बिंगयुन सुरक्षित है। यदि तांग बिंगयुन को बचाया जा सके तो निश्चित रूप से अनुकूलता प्राप्त होगी। तांग बिंगयुन की वर्तमान लोकप्रियता 65 है और 70 तक पहुंचने के लिए इसे केवल 5 अंकों की वृद्धि की आवश्यकता है। एक बार जब आप 70 की अनुकूलता अटूट स्नेह तक पहुंच जाते हैं तो यह एक गुणात्मक छलांग होगी। अगर हम तांग बिंगयुन को धोखा देना चाहें तो यह बहुत आसान होगा। अध्याय 119 तांग बिंगयुन को बचाना। शाम करीब 7:30 बजे टैंक्स ज्वेलरी ग्रुप का मुख्यालय भवन। तांग बिंगयुन ने अभी अभी अपना काम खत्म किया था और जाने की तैयारी कर रही थी। मैडम शेन ने अचानक फोन किया। तांग बिंगयुन थोड़ी हैरान थी। सच कहें तो उनका और मैडम शेन का आपस में ज्यादा मेलजोल नहीं था। वे सिर्फ कुछ ही बार मिले थे और एक दूसरे के संपर्क नंबर का आदान प्रदान किया था। हालांकि दोनों ने फोन पर बातचीत नहीं की। मैडम शेन ने फोन करके क्या चाहा है? जब तांग बिंगयुन अभी भी यह सोच ही रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, तभी उसने फोन उठाया और मैडम शेन से कुछ विनम्र बातें की। राष्ट्रपति तांग, आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं हाल ही में जेड के गहनों का एक सेट खरीदने की सोच रही हूँ, इसलिए आपसे सलाह लेना चाहती हूँ। क्या आपके पास कुछ खाली समय है? दाओ। शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के बाद मैडम शेन ने अपने आने का उद्देश्य बताया। तांग बिंगयुन थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी और घर जाकर आराम करना चाहती थी। वह किसी से मिलना जुलना नहीं चाहती थी, लेकिन सोचने के बाद उसने दाओ से यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सकी। https:// क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, मैडम शेन, आपका बजट क्या है? उस प्रश्न को पूछने का एक कारण है। यदि मैडम शेन का जेड खरीदने का बजट सीमित है तो उन्हें कल दुकान जाकर देखने दीजिए। इस तरह तांग बिंगयुन को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तांग बिंगयुन के बोलने के बाद मैडम शेन ने दाओ को जवाब देने से पहले 10 सेकंड से अधिक का विराम लिया। बजट बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 15 मिलियन के आसपास ही है। ये सुनकर तांग बिंगयुन बेहद प्रसन्न हुई। उसे थकान काफी कम महसूस हुई और वह तुरंत ऊर्जावान हो गई। जेड पत्थर पर मुनाफा मार्जिन काफी अधिक होता है, खासकर महंगी वस्तुओं के लिए। यदि मैडम शेन वास्तव में जेड खरीदने के लिए 15 मिलियन खर्च करती हैं, तो तांग बिंगयुन को कम से कम 30% से 40% लाभ होगा। तांग बिंगयुन स्वाभाविक रूप से इतने बड़े सौदे में दिलचस्पी रखती थी। कंपनी में मुझे कुछ काम है, लेकिन मैडम शेन ने कहा है, इसलिए व्यस्त होने पर भी मैं समय निकाल लूंगा। बताइए आप कहाँ जाना चाहते हैं? तांग बिंगयुन मन ही मन बहुत खुश थी, लेकिन उसकी आवाज शांत रही। हालांकि उसके पास करने को और कुछ नहीं था, फिर भी उसने बड़ी चतुराई से शब्दों का चयन किया, जिससे मैडम शेन को उसे आश्वस्त करने का भरपूर मौका मिल गया। चलिए दाहो होटल की 3री मंजिल पर स्थित ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर चलते हैं। मैंने ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए एक कमरा बुक किया है। कमरा नंबर 009 है, मैडम शेन ने दाओ को जवाब दिया। ठीक है मैडम शेन, थोड़ी देर में मिलते हैं। ... वांग हाओरान तांग बिंगयुन की हरकतों पर नजर रख रहे थे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से तांग बिंगयुन और मैडम शेन के बीच हुई पूरी बातचीत सुन ली। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह इससे पहले भी एक बार होटल में शेन कांग और उनकी पत्नी से मिल चुका था। शेन कांग एक कामुक बूढ़ा आदमी था, या अधिक सटीक कहें तो एक बहुत ही धनी कामुक बूढ़ा आदमी था, जिसे थप्पड़ मारने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था।
वांग हाओरन को यकीन था कि शेन कांग के पास तांग बिंगयुन पर डिजाइन थे। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि मैडम शेन ने तांग बिंगयुन के साथ बैठक का आयोजन किया था, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि यह शेन कांग के कहने पर नहीं हुआ था। इन विचारों को सुझाने के बाद वांग हाओरन ने एक दिन की छुट्टी ली और होटल जाने की योजना बनाई। अगर हमें कुछ भी हासिल न हो तो भी कोई बात नहीं, वह वैसे भी होटल में ही सोने की योजना बना रहा था। समय प्रबंधन में माहिर होने के नाते मैं स्वाभाविक रूप से हर मिनट और हर सेकंड की कद्र करता हूँ। कुछ ही देर में वांग हाओरन होटल के ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर पहुंच गई। इस सौंदर्य एवं स्वास्थ्य केंद्र में अधिकतर महिलाएं आती हैं, बहुत कम पुरुष यहां सौंदर्य एवं स्वास्थ्य उपचार के लिए आते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वे कभी आते ही नहीं। वांग हाओरन पास में ही था और अपेक्षाकृत जल्दी पहुंच गया। स्वास्थ्य केंद्र का कमरा नंबर 009 अभी भी खाली है। वह व्यक्ति अभी तक नहीं आया है। ये बिल्कुल सही है, वह कुछ चीजें पहले से ही कर सकता है। काम खत्म होने के बाद तांग बिंगयुन ने अपने व्यावसायिक परिधानों को बदले बिना ही दाहाओ होटल के लिए गाड़ी चला दी। वह होटल की तीसरी मंजिल पर स्थित ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर में गई और उसे वह कमरा मिल गया जिसका जिक्र मैडम शेन ने किया था। मैडम शेन अंदर बैठकर इंतजार कर रही थी। मैडम शेन, ये सभी उच्च गुणवत्ता वाले जेड के आभूषण हैं। इनमें कई शैलियां और डिजाइन हैं। एक नजर डालिए और देखिए कि आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है। तांग बिंगयुन ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपने साथ लाए हुए जेड आभूषणों की प्रदर्शनी सूची निकाल ली। हालांकि मैडम शेन ने कैटलॉग नहीं लिया, इसके बजाय उन्होंने चुपचाप आह भरी और माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। कैटलॉग पकड़े हुए तांग बिंगयुन का हाथ थोड़ा सख्त हो गया। उसे साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि मैडम शेन के साथ कुछ गड़बड़ है। क्लिक करें। दरवाजा बंद होने की आवाज गूंज उठी। तांग बिंगयुन घबराकर पीछे मुड़ी। शेन कांग चुपके से किसी की नजरों में आए बिना अंदर घुस गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। तांग बिंगयुन को अचानक एक बुरी अनुभूति हुई, लेकिन उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। हे मैडम शेन, कोई बात नहीं। अगर आपका मन बदल जाए और आप जेड न खरीदना चाहें तो कोई बात नहीं। इसमें धोखा देने जैसी कोई बात नहीं है। हम अब भी दोस्त हैं। उसने समय देखने का नाटक किया, फिर बोलना जारी रखा। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। अलविदा मैडम शेन। अलविदा मिस्टर शेन। इतना कहकर तांग बिंगयुन धीरे धीरे जाने की तैयारी करने लगी। राष्ट्रपति तांग, जब आप पहले से ही यहाँ हैं तो जाने की इतनी जल्दी क्यों है? शेन कांग तांग बिंगयुन के सामने आ गया और अचानक हंस पड़ा। उसकी छोटी छोटी आंखें लगभग न के बराबर सिकुड़ गईं। श्री शेन, मेरी सहायक अभी भी बाहर मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं 3 मिनट के भीतर बाहर नहीं आई तो वह बहुत चिंतित हो जाएगी। तांग बिंगयुन ने शांत भाव से कहा। नासमझ बनने का नाटक बंद करो, मैंने सुरक्षा कैमरे में देखा है, तुम अकेले आई थी। शेन कांग ने सीधे तांग बिंगयुन का पर्दाफाश कर दिया। झूठ। तांग बिंगयुन के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उसे एक पल के लिए घबराहट महसूस हुई। दाओ, हम सभी किंगलिंग शहर के सम्मानित व्यापारी हैं। हम श्री शेन को सलाह देते हैं कि वे आवेग में आकर किसी ऐसी स्थिति में न फंसे जिससे उबरना असंभव हो। याद दिलाने के लिए धन्यवाद राष्ट्रपति तांग। इसीलिए मैंने इस कमरे में कई कैमरे लगाए हैं। इनसे राष्ट्रपति तांग की खूबसूरती कई कोनों से दिखाई देगी। अगर राष्ट्रपति तांग सहयोग करती हैं तो मैं ये रिकॉर्डिंग खुद रख लूंगा। अगर वो सहयोग नहीं करती तो मैं इन्हें लाखों इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के देखने के लिए ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा, शेन कांग ने चालाकी से कहा। ये सुनकर तांग बिंगयुन पूरी तरह से घबरा गई और शांत नहीं रह सकी। वह पूरी तरह से असहाय थी। अगर शेन कांग सचमुच लापरवाही से काम करना चाहता था तो वह उसका विरोध कैसे कर सकती थी? मैडम शेन। तांग बिंगयुन ने मदद के लिए दूसरी तरफ देखा। मैडम शेन ने आह भरी और अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। स्पष्ट रूप से उनका इरादा वहीं खड़े होकर देखने का था। तांग बिंगयुन को अचानक निराशा का अनुभव हुआ। हालांकि वह इस तरह के अपमान को सहने की बजाय मरना पसंद करेगी। जैसे ही उसने चारों ओर नजर घुमाई, उसकी नजर मेज पर रखे गिलास पर पड़ी। टकराना। तांग बिंगयुन ने सीधे कांच के जेड के टुकड़ों को तोड़ दिया। कांच का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने गले से लगा लिया। उसका चेहरा दृढ़ था। शेन कांग चौंक गया। तांग बिंगयुन का व्यक्तित्व बहुत ही जोशीला है। कुछ समय के लिए स्थिति गतिरोध की स्थिति में आ गई। अगला दरवाजा। काफी देर तक शो देखने के बाद वांग हाओरन ने अपने साथ लाई हुई चाबी का इस्तेमाल करके कमरा खोला और शानदार ढंग से प्रवेश किया। हाओरन। तांग बिंगयुन आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों थी। मेरे यहाँ रहते हुए कोई तुम्हें छू नहीं सकता। वांग हाओरन चलकर पास आई, तांग बिंगयुन के हाथ से कांच के टुकड़े छीन लिए और उन्हें दूर फेंक दिया, साथ ही उसे दिलासा भरे शब्दों से सांत्वना दी। इस स्थिति में वह निश्चित रूप से तांग बिंगयुन की भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाएगा और जानबूझकर उसे आंटी तांग कहकर नहीं बुलाएगा। इसके बजाय उन्होंने अपनी आवाज धीमी कर ली, जिससे वह अधिक स्थिर और प्रभावशाली हो गई। हालांकि इसमें कुछ सरल शब्द ही हैं, लेकिन ये बॉयफ्रेंड वाला आकर्षण बिखेरता है। तांग बिंगयुन तुरंत अपार कृतज्ञता से भर उठी। साथ ही इतनी बड़ी विपत्ति से बच निकलने पर उसे खुशी और राहत का एहसास हुआ। अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाने के कारण उसने उसे कसकर गले लगा लिया। डिंग। नायिकाओं में से एक तांग बिंगयुन की मेजबानी करने पर लोकप्रियता 10 अंक बढ़ गई। वर्तमान में कुल लोकप्रियता 75 है। अटूट स्नेह। डिंग। मेजबान ने कथानक को प्रभावित किया है और 800 खलनायक अंक प्राप्त किए हैं। यांग गुइशान नायक का हेलो -30, मेजबान खलनायक का हेलो जोड़ 30। डिंग। होस्ट ने नायक को रोक लिया है। यांग गुइशान ने महिला मुख्य किरदार तांग बिंगयुन को बचाया और 300 खलनायक अंक अर्जित किए। अध्याय 120 भावनात्मक पीड़ा के लिए मुआवजा। ये यात्रा वाकई सार्थक रही। सिस्टम मिलने के बाद वांग हाओरन मन ही मन खुश हुआ। नोटिफिकेशन मैसेज। तांग बिंगयुन की लोकप्रियता अब जो एक गुणात्मक परिवर्तन है। मुझे उसे बेवकूफ बनाने का कोई अच्छा तरीका सोचना होगा। तुम कौन हो? शेन कांग को बहुत गुस्सा आया कि उसका अच्छा काम बर्बाद हो गया था, इसलिए उसने वांग हाओरन पर चिल्लाते हुए कहा। कोई बात नहीं, मेरे पिताजी का नाम वांग जियांग है और मेरी माताजी का नाम जेनली है। वांग हाओरन ने सहजता से अपना परिचय दिया। ये सुनकर शेन कांग की पलकें कुछ बार फड़क उठीं। उन्होंने वांग जियांग और जेनली के बारे में अवश्य सुना था। वह वांग हाओरन से पहले एक बार मिल चुका था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष वास्तव में वांग जियांग और जेनली का बेटा होगा। यह एक बेहद धनी दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति है। अगर हम सचमुच तुलना करना चाहें तो शेन कांग के संसाधन वांग परिवार के संसाधनों जितने विशाल नहीं हैं। उपन्यास पढ़ने के लिए एक शक्तिशाली वेबसाइट। ऐसा लगता है कि यह एक गलतफहमी थी। अध्यक्ष तांग, आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। शेन कांग जानता था कि दाव का मामला बिगड़ने वाला है, इसलिए वह फिलहाल अपने विचारों को दबाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था।
इतना कहकर वह जाने लगा। एक जोरदार धमाका हुआ। हालांकि वांग हाओरान ने दरवाजा लात मारकर बंद कर दिया। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ शब्द बोलकर ही चले जाओगे? ये तो बहुत आसान है। क्या तुम मुझे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते? वांग हाओरान ने घमंड से कहा। शेनकांग वांग जियांग और झेन ली से सावधान था, लेकिन मन ही मन वह वांग हाओरान को नीचा समझता था। वांग हाओरान का रवैया देखकर वह क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। शेनकांग, तुम खुद को क्या समझते हो जो मुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत कर रहे हो? स्नैप! शेनकांग के बोलने से पहले ही उसे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। तुम तो बहुत छोटे हो। शेनकांग ने अपना सिर उठाया, मानो उसे वापस मारना चाहता हो। स्नैप! लेकिन इससे पहले कि वह अपना हाथ आधा भी उठा पाता, उसे फिर से चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वांग हाओरान ने बहुत जल्दबाजी में काम किया, वह समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं दे सका। मैं आपको अपने शब्दों को फिर से कहने का मौका दे रहा हूं, वांग हाओरान दाओ। तुम क्या चाहते हो? शेनकांग ने शारीरिक हमले से जवाबी कार्रवाई करने के विचार को खारिज कर दिया। अब ठीक है, वांग हाओरान ने प्रशंसा की, फिर दाओ ने कहा। आपके होटल का प्रेसिडेंशियल स्वीट काफी अच्छा है। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ, लेकिन इसकी कीमत 8 या 9 हजार प्रति रात है, जो वास्तव में थोड़ी महंगी है। वांग हाओरान ने इशारा किया। वह यहाँ कई बार रह चुका है और संभवतः भविष्य में वह यहाँ और भी अधिक बार आएगा। अब शेनकांग से पैसा निकालने का एक बहुत बड़ा अवसर है। मैंने आपके लिए एक प्रेसिडेंशियल स्वीट आरक्षित करवा दिया है और यहाँ आपके सभी भविष्य के खर्चों का वहन किया जाएगा। शेनकांग दाओ, तुम खुद को क्या समझते हो? अगर मैं यहाँ हर दिन रहूँ तो भी साल में कुछ मिलियन ही कमा पाऊंगी। तुम्हें लगता है कि तुम इस थोड़े से पैसे से मुझे हटा सकते हो? वांग हाओरान ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा। उन्हें कुछ मिलियन डॉलर में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होगी। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? शेनकांग ने भौहें चढ़ा ली। तुम तो बड़े बॉस हो, फिर भी तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आता? वांग हाओरान ने तिरस्कारपूर्वक कहा। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें ये होटल चाहिए? ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी है। शेनकांग ने ताना मारा। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वांग हाओरान ने अपना फोन निकाला और एक निगरानी वीडियो दिखाया। शेनकांग असमंजस में था, इसलिए उसने झुककर देखा और ये देखकर चौंक गया कि निगरानी फुटेज उसी कमरे का था जिसमें वह खुद मौजूद था। वह चौंक गया। मैंने यहाँ जो कैमरे लगाए थे उनकी निगरानी फुटेज वांग हाओरान के फोन पर कैसे पहुंच गई? यह अविश्वसनीय है। यदि वांग हाओरान के पास निगरानी फुटेज तक पहुंच है, तो वह दृश्य अवश्य रिकॉर्ड किया गया होगा जिसमें उसने तांग बिंगयुन को धमकी दी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो वांग हाओरान के पास अपने अपराधों के सबूत हैं। विकल्पों पर विचार करने के बाद शेनकांग केवल इतना ही कह सका। चूंकि आपको मेरा होटल पसंद आ गया है, इसलिए मैं इसे आपको दे दूंगा। मैं लुटेरा नहीं हूँ, ये बात अच्छी तरह समझ लो। मैं तुम्हारा होटल खरीद रहा हूँ, तुमसे उसे सौंपने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वांग हाओरान ने जोर देकर कहा। मेरे प्यारे भतीजे, तुम इसके लिए कितना भुगतान करने की योजना बना रहे हो? शेनकांग को थोड़ी राहत मिली, इसे सस्ते में बेचना मुफ्त में देने से बेहतर था। $1। वांग हाओरान ने एक उंगली उठाई। शेनकांग का चेहरे पर कुछ बार हिंसक रूप से झटके आए। इस 5 सितारा होटल की कीमत लगभग 300 मिलियन है और दूसरी पार्टी ने इसे खरीदने के लिए केवल 1 युआन खर्च किया। मुख्य बात यह है कि वह इनकार नहीं कर सकता। मैं वकील से होटल हस्तांतरण अनुबंध जल्द से जल्द तैयार करवा लूंगा। शेनकांग बहुत निराश महसूस कर रहा था। श्री शेन बहुत बढ़िया हैं। वांग हाओरान ने प्रशंसा में ताली बजाई, मेज से एक कप चाय निकाली और शेनकांग को दे दी। चलिए थोड़ी देर के लिए चाय पी लेते हैं, इससे मन शांत हो जाएगा। इस मामले को यहीं खत्म कर देते हैं। शेनकांग ने चाय का प्याला उठाया और उसे एक ही घूंट में पी गया। अगर इतना बड़ा होटल सिर्फ $1 में बिक जाए तो हमें एक अतिरिक्त कप चाय की परवाह क्यों होगी? ये देखकर वांग हाओरान ने मन ही मन दया का भाव दिखाया। शेनकांग की चाय में वही सामग्रियां हैं जो यांग गुइशान द्वारा पी गई चाय में थी। अरे बुढ़िया, तुम वहां क्यों खड़ी हो? चलो। कप नीचे रखने के बाद शेनकांग ने मैडम शेन पर कठोर स्वर में चिल्लाया और उन्हें स्वास्थ्य केंद्र से दूर ले गया। सर्वोच्च स्तर की विषण तकनीकों के साथ वांग हाओरान शेनकांग को बिना कोई निशान छोड़े विष दे सकता था। हालांकि शेनकांग का अभी भी कुछ महत्व है। वांग हाओरान ने यांग गुइशान से निपटने के लिए शेनकांग का उपयोग करने की योजना बनाई। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तांग बिंगयुन ने आश्चर्य से वांग हाओरान से पूछा। मेरी कमर में थोड़ा दर्द है, मैं थक गई थी, इसलिए मैंने पीठ की मालिश करवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र से 1 दिन की छुट्टी ली। वांग हाओरान ने मौके पर ही यह कहानी गढ़ ली। दरअसल ड्रैगन टाइगर ग्रेट टॉनिक पिल लेने के बाद से उनकी पीठ की हालत काफी बेहतर हो गई है। किन युनहान, वेन जिंग और फोंग जुबान हमले को सहन नहीं कर सके और उन्होंने दया की भीख भी मांगी। क्या ये गंभीर है? आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तांग बिंगयुन ने चिंता से पूछा। यह एक मामूली समस्या है, पढ़ाई के भारी बोझ के कारण बहुत देर तक बैठे रहने से हुई है। थोड़ी मालिश से ठीक हो जाएगी, वांग हाओरान ने समझाया। वह नहीं चाहता था कि तांग बिंगयुन इस समस्या पर और अधिक ध्यान दे और उसने विषय बदल दिया। मैंने तुम्हें ची प्राप्त करने में मदद की, क्या अब तुम ज्यादा खुश हो? हाँ, मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ, तांग बिंगयुन ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा। एक बार जब शेनकांग अनुबंध तैयार कर लें तो अपने वकील से उस पर हस्ताक्षर करवा लें और फिर उसे आपके भावनात्मक कष्ट के मुआवजे के रूप में आपके नाम पर स्थानांतरित करवा लें, वांग हाओरान ने विनम्रता से कहा। मैं एक वकील से इस पर हस्ताक्षर करवा सकता हूँ और इसे आपके नाम पर कर दूंगा। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तांग बिंगयुन इनकार कर दिया। ठीक है फिर, वांग हाओरान ने बिना किसी झिझक के इसे स्वीकार कर लिया। फिर तांग बिंगयुन को चेतावनी दी। तुम कितने लापरवाह हो, मैडम शेन के बहकावे में आकर तुम यहाँ कैसे आ गए? उसने कहा कि वह 15 मिलियन के बजट में जेड के गहनों का एक सेट खरीदना चाहती है। मैंने सोचा कि अगर मैं ये सौदा कर पाता हूँ तो मैं कई मिलियन कमा सकता हूँ, इसलिए मैं तुरंत वहां गया। क्या तुम अमीर नहीं हो? तुम्हें कुछ मिलियन में दिलचस्पी है? वांग हाओरान ने दाव को चिढ़ाते हुए कहा। कुछ मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, भला किसे ज्यादा पैसे होने की शिकायत होगी? तांग बिंगयुन एक छोटी सी लालची लड़की जैसी लग रही थी। तो इस बार तुमने सबक सीख लिया है ना? मैं समझ गई, मैं अब कभी भी सामाजिक कार्यक्रमों में अकेले नहीं जाऊंगी। तांग बिंगयुन के बोलते ही अचानक उनका फोन बज उठा। कॉलर आईडी चेक करने पर मुझे पता चला कि यह ओल्ड मास्टर टैंग का कॉल था। सगाई की वजह से तांग बिंगयुन आजकल अपने दादाजी से बात करने से बच रही है। हालांकि उसने फिर भी फोन का जवाब दिया। बिंगयुन, मेडिकल रिपोर्ट आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। मैंने तुम्हारे और गुइशान की सगाई के लिए एक शुभ दिन चुना है। शादी के कपड़े देखने के लिए थोड़ा समय निकाल लो, बूढ़े मास्टर तांग ने फोन पर कहा। अध्याय 121 मैडम शेन के प्रेम प्रसंग का पर्दाफाश।
बूढ़े गुरु तांग के शब्द तांग बिंगयुन के साथ कोई चर्चा नहीं थे, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था कि वे ये संकेत दे रहे थे कि मामला पहले ही तय हो चुका है, और उन्होंने तांग बिंगयुन को सीधे तौर पर वही करने का निर्देश दिया जो उन्हें बताया गया था। तांग बिंगयुन स्वाभाविक रूप से बहुत असंतुष्ट थी। दादाजी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुझे पहले मेडिकल रिपोर्ट देखनी होगी। मैंने अपना मन बना लिया है। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। अपने दादाजी की बात सुनो। सगाई बिल्कुल असंभव है, जब तक कि मैं मर न जाऊं। तांग बिंगयुन की विद्रोही भावना जागृत हो गई और उसके शब्द बहुत दृढ़ थे। खांसी खांसी खांसी। बूढ़े मास्टर तांग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से खांसने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। खांसी की आवाज ऐसी लग रही थी मानो वह अपने फेफड़े बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। दादाजी, दादाजी, आप कैसे हैं? तांग बिंगयुन ने बड़ी चिंता से पूछा, लेकिन वांग हाओरान मन ही मन इसे नापसंद करता था। ये निश्चित रूप से ओल्ड मास्टर टैंग की एक और चाल है। हालांकि ये तरकीब वास्तव में वफादार तांग बिंगयुन के लिए कारगर साबित होती है। फोन पर खांसी की आवाज थोड़ी देर बाद बंद हो गई और फिर बूढ़े मास्टर तांग ने दोबारा बोलना शुरू किया। बिंगयुन, मुझे डर है कि दादाजी ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। मेरी बस यही कामना है कि जब तक मैं जीवित हूं, मैं अपने परपोते को अपनी बाहों में ले सकूं। तब दादाजी शांति से विदा हो सकेंगे। तांग बिंगयुन चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। फोन रखने से पहले बूढ़े मास्टर तांग ने कहा, दादाजी ने जो कहा उस पर विचार करो। तांग बिंगयुन की निगाहें कहीं टिकी हुई नहीं थी और उसके खूबसूरत चेहरे पर संघर्ष के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उसके हाव भाव से ऐसा लगता है कि वह वाकई में ओल्ड मास्टर टैंग की कई बातों पर विचार कर रही है। ये देखकर वांग हाओरान को अचानक ओल्ड मास्टर तांग को हराने का विचार आया। क्योंकि ये दुष्ट बुरा आदमी बहुत ही बुरा है। वह पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन वह तांग बिंगयुन की सहानुभूति पाने और उसे अपना मन बदलने और शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए बीमार होने का नाटक करता है। हालांकि वांग हाओरान ने कुछ ही सेकंड बाद इस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि अचानक उनके दिमाग में एक बेहतर विचार आया। क्या तुम अभी भी अपने दादाजी की कही बातों के बारे में सोच रहे हो? वांग हाओरान ने दाव से पूछा। हाँ, दादाजी सचमुच बूढ़े हो रहे हैं। अगर वो ऐसे ही जीते रहे तो मुझे उनसे बहुत डर लगता है, लेकिन मैं यान गुइशान से शादी नहीं करना चाहती। तांग बिंगयुन ने दर्द से अपना सिर ढक लिया। आप इस बारे में अलग दृष्टिकोण से सोच सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके दादाजी बस अपने परपोते को गोद में लेना चाहते हैं। आप कोई समझौता कर सकते हैं। वांग हाओरान ने बूढ़े गुरु तांग की बातों में एक खामी ढूंढ निकाली और तांग बिंगयुन को कुछ सलाह दी। आपका मतलब? तांग बिंगयुन ने आश्चर्य से पूछा। क्या तुम्हें कोई पसंद है? वांग हाओरान ने दाव से जानबूझकर पूछा। ये सुनकर तांग बिंगयुन की निगाहें एक पल के लिए झपकी, फिर उसने सिर हिलाया। ये तो बढ़िया है। आप अपने प्रिय के साथ रह सकती हैं और बच्चा भी पैदा कर सकती हैं। इससे आपके दादाजी भी खुश रहेंगे और आपको ज्यादा चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। वांग हाओरान ने एक साहसिक सुझाव दिया। ये ठीक नहीं है। जिस व्यक्ति को मैं पसंद करती हूँ, संक्षेप में, उसके साथ बच्चा पैदा करना मेरे लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वांग हाओरान की बातों से तांग बिंगयुन स्तब्ध रह गई और उसने अजीब तरह से अपना सिर हिलाया। क्या आपको किसी शादीशुदा आदमी से प्यार हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हें किस बात का डर है? अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो बस कह दो। तुम्हारी खूबसूरती और खूबियों को देखते हुए तुम्हें इस बात का डर क्यों है कि कोई लड़का तुम्हें पसंद करेगा? वांग हाओरान ने इस मौके का फायदा उठाकर तांग बिंगयुन को कबूल करवाने की कोशिश की। पिछली बार जब जू मुयान ने अपने दिल की बात कही थी, तब उसे कई पुरस्कार मिले थे। अगर तांग बिंगयुन अपने दिल की बात कबूल कर ले तो उसे निश्चित रूप से अच्छा इनाम मिलेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती। तांग बिंगयुन ने हताशा में अपना सिर हिलाया। ये देखकर वांग हाओरान ने मन ही मन आह भरी। ऐसा लगता है कि तांग बिंगयुन से अपनी भावनाओं को कबूल करवाना वाकई इतना आसान नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद वांग हाओरान आग में घी डालने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था और तांग बिंगयुन को उकसा सकता था। जो तुम चाहो। अगर तुम्हारे पास वाकई कोई और विकल्प नहीं है तो तुम यान गुइशान से शादी कर सकते हो। तांग बिंगयुन ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और फिर से चुप हो गया, मानो वह विचारों में खो गया हो। वांग हाओरान ने इसके बाद और कुछ नहीं कहा। खैर, जो कुछ कहना था कह दिया गया है। अब फैसला तांग बिंगयुन को करना है। तांग बिंगयुन से अलग होने के बाद वांग हाओरान ने गुमनाम रूप से एक वीडियो जारी किया। एक बेंटले मुलैन आगे चल रहे ड्राइवर ने चुपचाप गाड़ी चलाई। शेन कांग और मैडम शेन पीछे की सीट पर बैठे थे। इस समय शेन कांग बेहद गुस्से में था, उसका सिर मानो आग की तरह जल रहा था। उन्हें न केवल तांग बिंगयुन पर कोई फायदा नहीं मिला, बल्कि उन्हें 2 बार थप्पड़ भी पड़े और उन्होंने एक 5 सितारा होटल मुफ्त में दे दिया। ची वहां मौजूद थी, इतना बड़ा नुकसान झेल रही थी, लेकिन वह इसे केवल सहन कर सकती थी। वान परिवार धनी और प्रभावशाली है और जेन ली का ननिहाल भी काफी शक्तिशाली है। हालांकि शेन कांग होटलों की एक श्रृंखला के मालिक हैं, लेकिन वे वांग और जेन परिवारों से कहीं अधिक हीन हैं। मैडम शेन जानती थी कि दाओ शेन कांग ची से ऊपर थे, इसलिए वह सर्दियों में टिड्डे की तरह चुप रहे, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह न मिलने पर शेन कांग उन पर दहाड़ उठा। मैंने आपसे पहले कभी इस तरह की मदद नहीं मांगी थी और मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि पहली ही कोशिश में सब कुछ इतना खराब हो जाएगा। कितनी बुरी किस्मत है। उद्धरण चिन्ह। आप मुझे कैसे दोष दे सकते हैं? मैंने आपके अच्छे समय में कोई बाधा नहीं डाली। मैडम शेन ने पलटवार करते हुए कहा। उन्हें लगा जैसे उनके साथ अन्याय हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटकर जवाब देने की? शेन कांग गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने उसे तुरंत सबक सिखाते हुए उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैडम शेन ने अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगी। मेरी आपसे शादी को लगभग 8 साल हो गए हैं और मैं हमेशा एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी रही हूँ। पहले 2 महीनों को छोड़कर जब आप मेरे प्रति स्नेहपूर्ण थे, आपने मुझे हमेशा नजरअंदाज किया है। मैंने आपको बाहर जाकर मौज मस्ती करने के लिए कभी आलोचना नहीं की, लेकिन आज तो आप भी इसमें भागीदार बन गए हैं। और अब तुम मुझे मार रहे हो। अगर तुम मुझे हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो तो मारते रहो। ये सुनकर शेन कांग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह वार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अभी अभी मैंने आवेग में आकर ये फैसला ले लिया, शेन कांग ने थोड़ी नरमी से कहा, लेकिन फिर उसने संदेह भरे स्वर में दाव से पूछा। क्या तुम सचमुच मेरी पीठ पीछे जाकर खेल नहीं खेले? बिल्कुल नहीं। मैडम शेन ने सकारात्मक जवाब दिया, लेकिन मन ही मन थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी। हालांकि सच कहूं तो ऐसा सिर्फ एक बार हुआ था और शेन कांग के अत्यधिक व्यवहार की तुलना में वह पहले से ही काफी असभ्य थी। यह अच्छी बात है। शेन कांग को थोड़ी राहत महसूस हुई। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका फोन वाइब्रेट हो गया।
जैसे ही मैंने स्क्रीन ऑन की, ऐसा लगा जैसे मेरा फोन वायरस से संक्रमित हो गया हो और अपने आप एक वीडियो चलने लगा। शेन कांग ने शुरू में सोचा कि यह किसी प्रकार का स्पैम विज्ञापन है, लेकिन कुछ नजरें डालने के बाद उसका ध्यान पूरी तरह से इस पर केंद्रित हो गया। वीडियो फुटेज कॉरिडोर में लगे सुरक्षा कैमरे में कैद हुआ है, जो वास्तविक समय दिखाता है। इसमें एक पुरुष और एक महिला को कमरे में प्रवेश करते हुए और फिर दूसरे प्रतिभाशाली व्यक्ति को बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। बेशक ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह महिला ठीक उसके बगल में बैठी है और वह आदमी जाना पहचाना लग रहा है। उसने उसे पहले एक बार देखा था। शेन कांग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर पर कुछ जोर दिया गया हो, जिससे वह विशेष रूप से भारी महसूस हो रहा था। क्या यही वो वाइफू दाओ है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? शेन कांग ने वीडियो को मैडम शेन के सामने रख दिया। मैडम शेन सिहर उठी और उनके होंठ कांपने लगे। प्रिय, मुझे समझाने दो, अपने बचाव में तुम्हें और क्या कहना है? शेन कांग दहाड़ते हुए बोला। उसने अपना हाथ घुमाया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। वह अपनी पत्नी से तंग आ चुका था, लेकिन वह उसके धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेखक का नोट, चौथा अपडेट आ गया है। अगर आप लेखक का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया पिछले अध्याय के अंत में अपना वोट दें। धन्यवाद। अध्याय 122। चलो एक शर्त लगाते हैं। उस आदमी का नाम क्या है? शेन कांग ने पूछा। मुझे दाव के बारे में नहीं पता। मैडम शेन ने घबराहट में अपना सिर हिलाया। तुम सब कुत्तियां, तुम सब रात भर यहीं रुकी रही और कह रही हो कि तुम्हें उसका नाम नहीं पता। शेन कांग गुस्से से हंसा। मैं दाव के बारे में बिल्कुल नहीं जानती, मैडम शेन ने कांपते हुए कहा। अरे कुतिया, तो तूने किसी अनजान आदमी को पटा लिया। बस इंतजार कर, मैं उस आदमी को ढूंढ निकालूंगी और तुझसे हिसाब बराबर करूंगी। शेन कांग ने फिलहाल मैडम शेन की बात अनसुनी कर दी और अपने फोन के कॉन्टैक्ट्स में नंबर ढूंढने लगा। आखिरकार उसे एक नंबर मिल गया और उसने उसे डायल किया। वान परिवार धनी और शक्तिशाली है, वह उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। लेकिन इस अज्ञानी तुच्छ व्यक्ति ने उस पर किसी बात का आरोप लगाया है और वह निश्चित रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कॉल कनेक्ट हो गया। कौवे, एक टांग निकलवाने में कितना खर्च आता है? शेन कांग ने गुस्से से दाव से पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह बायां पैर है या दायां पैर। फोन के दूसरी तरफ से एक कर्कश आवाज आई, कौवे की कांव कांव जैसी, बेहद तीखी और चुभने वाली। https:// तीसरा चरण 1 मिलियन। ठीक है, लेकिन मैं इसे स्वयं देखने के लिए वहां मौजूद रहना चाहता हूं। कोई बात नहीं, जानकारी भेज दीजिए। क्या किसी व्यक्ति की पूरी बॉडी वाली फोटो के स्क्रीनशॉट से ही उसे ढूंढना संभव है? बिल्कुल, हम पेशेवर हैं। मेरे फोन का इंतजार कीजिए। ... एक कौवा। वांग हाओरान ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने गुमनाम रूप से शेन कांग को जो वीडियो भेजा था, उसमें वास्तव में एक जासूसी वायरस मौजूद था। यदि शेन कांग वीडियो को 10 सेकंड तक चलने देता है तो जासूसी करने वाला वायरस सिस्टम में सफलतापूर्वक घुसपैठ कर लेगा। शेन कांग द्वारा वीडियो देखने के बाद वांग हाओरान ने दूसरी तरफ हो रही हर बात सुनी। शेन कांग के शब्दों से यह स्पष्ट है कि वह यान गुइशान का तीसरा पैर निकालने के लिए इस कौवे को ढूंढना चाहता है। यान गुइशान की क्षमताओं को देखते हुए अगर यह कौवा और शेन कांग जाते हैं तो संभवतः उन्हें मौत के मुंह में भेज दिया जाएगा। हालांकि वांग हाओरान को इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन सी टीम जीतती है, क्योंकि उसकी कुछ और ही योजनाएं हैं। हालांकि इस योजना को लागू करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि दाओ कौवा यान गुइशान के खिलाफ कब और कहां अपनी चाल चलेगा। समझ आ गया। कुछ देर सोचने के बाद वांग हाओरान को तुरंत किसी का नाम याद आ गया। उसने एक टैक्सी बुलाई और सीधे ब्लैक पीनी बार चला गया। बार का कारोबार पहले की तरह ही अच्छा चल रहा है। हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था और डांस फ्लोर पर अराजक नृत्य का माहौल था। वातावरण में शराब की तीखी गंध फैली हुई थी और तेज संगीत की आवाज गूंज रही थी। वांग हाओरान ने एक निजी कमरा बुक किया और उस ड्रिंक गर्ल से, जिससे वह पहले मिल चुका था, एक संदेश पहुंचाने के लिए कहा। कुछ ही देर में ज़ुओक्यू चेन्यू निजी कमरे में पहुंच गया। कई दिनों तक उससे न मिलने के बाद भी ज़ुओक्यू चेन्यू पहले की तरह ही आकर्षक और मनमोहक लग रही थी। उसकी हर मुस्कान और हाव भाव उसे मंत्रमुग्ध कर रहे थे। वह किसी परी की तरह सुंदर थी। वांग हाओरान सचमुच राक्षसों और दानवों को भगाना चाहता था। दुर्भाग्यवश यह महिला मुख्य किरदार बहुत ही कठोर थी। न तो दबाव और न ही रिश्वत का उस पर कोई असर हुआ। इसका एकमात्र तरीका है कि धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ाई जाए और फिर उसे अपने पक्ष में कर लिया जाए। हालांकि ज़ुओक्यू चेन्यू की वर्तमान अनुकूलता केवल 20 है, जो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कितनी झंझट है। क्या आप कुछ पीना चाहेंगी? ज़ुओक्यू चेन्यू वांग हाओरान के बगल में बैठ गई और एक परिपक्व, बड़ी बहन जैसी आवाज में दाव से पूछा। वांग हाओरान ने अचानक ज़ुओक्यू चेन्यू से आती खुशबू को सूंघा और उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसने अचानक एक प्रसिद्ध विदेशी इत्र का नाम लिया। आया जिस्टी, क्या आप सचमुच बता सकते हैं कि कोई महिला कौन सा इत्र लगा रही है? ज़ुओक्यू चेन्यू ने आश्चर्य से वांग हाओरान की ओर देखा। यह महज एक संयोग है कि मैं दाव को जानती हूँ। इस इत्र की एक बोतल की कीमत लगभग 400,000 युआन है। वाकई तुम में इतना पैसा खर्च करने की हिम्मत है, वांग हाओरान ने दाव से अर्थपूर्ण लहजे में कहा। वह दाव के बारे में इसलिए नहीं जानता था क्योंकि उसे इत्रों का ज्ञान था, बल्कि इसलिए कि जेनली अक्सर इस इत्र का इस्तेमाल करती थी। कई बार उसे सूंघने के बाद वह स्वाभाविक रूप से उससे परिचित हो गया। अगर तुम्हें पछतावा हो तो तुम पैसे वापस ले सकती हो। ज़ुओक्यू चेन्यू ने ऊपर से तो बेपरवाही का दिखावा किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत दोषी महसूस कर रही थी, क्योंकि वह खुद को सुंदर बनाने के लिए स्किन केयर उत्पादों, कपड़ों और अन्य चीजों पर बहुत सारा पैसा खर्च करने की आदी हो गई थी। इसलिए उसने 10 दिनों से भी कम समय में 10 मिलियन में से आधा खर्च कर दिया था। चूंकि मैंने इसे आपको दे दिया है, इसलिए मैं इसे वापस नहीं लूंगा। आप इसे जैसे चाहें इस्तेमाल करें। वांग हाओरान ने हाथ हिलाया। उन्हें उम्मीद थी कि ज़ुओक्यू चेन्यू उस पैसे को दिल खोलकर खर्च करेगा। एक बार जब ज़ुओक्यू चेन्यू को इस तरह के उच्च स्तरीय उपभोग की आदत हो जाएगी तो उसके लिए इससे पीछे हटना मुश्किल होगा। मितव्ययिता से फिजूल खर्ची की ओर जाना आसान है, लेकिन फिजूल खर्ची से मितव्ययिता की ओर जाना कठिन है। जब पैसा खत्म हो गया तो ज़ुओक्यू चेन्यू के पास खुद पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उन विचारों को एक तरफ रखते हुए वांग हाओरान को अपना काम याद आया और उसने दाव से पूछा, क्या आप दाव कौवे को जानते हैं? किंगलिंग में नवगठित भूमिगत बल का वर्तमान नेता। ज़ुओक्यू चेन्यू ने दांत पीसते हुए उत्तर दिया। क्या तुम दोनों के बीच कोई दुश्मनी है? वांग हाओरान ने ज़ुओक्यू चेन्यू के चेहरे के भाव में कुछ गड़बड़ देखी। जब इस कौवे ने शुरुआत की और अपना नाम कमाना चाहा तो इसने कई बार मुझे परेशान करने की कोशिश की, लेकिन उस समय मैं एक स्थायी नौकरी पाने के लिए दृढ़ संकल्पित था, इसलिए मैंने इसे बर्दाश्त करना चुना।
लेकिन मैंने अभी तक इस घिनौने कृत्य को सहन नहीं किया है। उन्होंने हाल ही में $1 मिलियन का काम लिया है, जिसमें किसी व्यक्ति के तीसरे पैर को उखाड़ना शामिल है। क्या आप मेरे लिए किसी को इस पर नजर रखने के लिए कह सकते हैं और अगर कोई खबर मिले तो मुझे बता सकते हैं? तुम मुझसे निपटना चाहते हो? ज़ुओ क्यू थोड़ा चौंक गया, फिर उसने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। कौवे अब बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, उनके कई अधीनस्थ हैं। भले ही आप अकेले ही उनमें से दर्जनों का सामना कर सकें, लेकिन क्या आप सैकड़ों का सामना कर सकते हैं? ये सुनकर वांग हाओरान अपनी हंसी नहीं रोक सका। यह महिला खुद को बहुत कम आंक रही है। ये सच है, ज़ुओ क्यू की राय में पिछली बार उसने जो थोड़ी सी ताकत दिखाई थी, वह केवल इस बात के लिए पर्याप्त थी कि उसे लगा कि वह दर्जनों लोगों का सामना कर सकता है। चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं क्रो के गिरोह को हरा देता हूं, तो तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे और इसके विपरीत भी। वांग हाओरान ने ये रणनीति चू बाई से सीखी थी। पहले दांव स्पष्ट कर लेते हैं। अगर मैं जीतता हूं, तो मुझे अपनी आजादी चाहिए। अगर आप जीते हैं, तो आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? ज़ुओ क्यू जैसा कि एक अनुभवी महिला से उम्मीद की जाती है, बहुत सतर्क है और उस तरह की भोली महिला मुख्य किरदार नहीं है जो आसानी से उसके जाल में फंस जाए। अगर मैं जीत गया, तो तुम मुझे एक पे पिलाओगे? वांग हाओरान ने एक बिल्कुल तर्कसंगत शर्त रखी। इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री ज़ुओ क्यू बेहद सख्त और सतर्क हैं। शर्त लगाकर उन्हें हराने की संभावना लगभग शून्य है। हालांकि फसल की कटाई तो देर सवेर होनी ही है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये स्पष्ट रूप से असंभव है। लेकिन ये परी बहुत ही आकर्षक है। कुछ सोचने के बाद वांग हाओरान ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ज़ुओ क्यू से कुछ रुचि प्राप्त करने का फैसला किया। बस आपको एक गिलास शराब पिला दूं, क्या यह इतना आसान है? ज़ुओ क्यू थोड़ा हैरान रह गया। अगर आप इसे इस तरह से कहते हैं, तो इसे एक शर्त समझिए। मैं चाहूंगा कि आप इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। वांग हाओरान सोफे से उठी, हल्की सी मुस्कान के साथ ज़ुओ क्यू के धधकते लाल होठों को देखा। अगली बार जब मैं तुमसे संपर्क करूं, तो याद रखना कि पहले अपनी लिपस्टिक पोंछ लेना। मुझे लिपस्टिक की गंध पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ज़ुओ क्यू ने वांग हाओरान को अपनी दृष्टि से ओझल होते देखा, जिसे शर्त की स्वीकृति माना गया। इसमें शामिल जोखिमों को देखते हुए ज़ुओ क्यू को लगा कि जुआ खेलना उचित होगा। अगर मैं जीत गया, तो मुझे मेरी आजादी वापस मिल जाएगी। हालांकि हारने से नुकसान तो होगा, लेकिन यह उस हद तक नहीं होगा कि वह इसे स्वीकार न कर सके। रुका हुआ स्पीकर ब्राउज़र। अध्याय 123 अनुमान त्रुटियां। एक नया दिन। वांग हाओरान दाहाओ होटल से निकलते समय भी काफी ऊर्जावान दिख रहे थे। दोपहर में उसने तांग बिंगयुन का फोन देखा। मैंने कल ही तांग बिंगयुन से इस बारे में बात की थी और पूरा एक दिन बीत चुका है। क्या उसने आखिरकार इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? वांग हाओरान ने कुछ उम्मीद के साथ फोन उठाया। आज रात तुम्हारी क्लास कितने बजे खत्म होगी? तांग बिंगयुन ने फोन पर दाव से पूछा। लगभग 9:30 बजे, वांग हाओरान ने उत्तर दिया, फिर दाव से पूछा। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? कोई बात नहीं, आपने हाल ही में मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं आपको रात के खाने पर बुलाना चाहती थी। बस 9:30 बज रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर हो गई है। आपका क्या ख्याल है? तांग बिंगयुन ने फोन करने का मकसद बताया। वांग हाओरान की कक्षाएं होती हैं और वह काम से बहुत देर से लौटती है, इसलिए दिन में उसके पास ज्यादा खाली समय नहीं होता। इसलिए वह केवल इसी समय अपना समय निकाल सकती है। आंटी टैंग, चूंकि आपने पूछा है, तो मैं निश्चित रूप से आपको ये सम्मान प्रदान करूंगा। उपन्यास पढ़ने के लिए एक शक्तिशाली वेबसाइट। क्लास खत्म होने में 9:30 बजते हैं। जब तक मैं रेस्टोरेंट पहुंचकर खाना खाऊंगा, तब तक शायद 10 बज चुके होंगे। वांग हाओरान मन ही मन सोचने लगा, खाना खाने के बाद क्या कोई और गतिविधियां होंगी? ठीक है, मैं खुद आकर तुम्हें ले जाऊंगी, तांग बिंगयुन ने स्पष्ट रूप से कहा। मेरे पास ड्राइवर है, आप खुद जाए। वांग हाओरान को तांग बिंगयुन का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया, इसलिए उसने अवचेतन रूप से मना कर दिया। नहीं, मैं स्वयं आई हूं, इससे अधिक ईमानदारी प्रदर्शित होती है, तांग बिंगयुन ने जोर देकर कहा। क्या ये सिर्फ ईमानदारी है? वांग हाओरान को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उसके अनुमान के अनुसार तांग बिंगयुन को डर था कि ड्राइवर खाने के बारे में दूसरों को बता देगा। आखिरकार तांग बिंगयुन आमतौर पर झेनली के साथ बराबरी का व्यवहार करता है। अगर झेनली को पता चल जाए कि तांग बिंगयुन ने वांग हाओरान को इतनी देर रात चुपके से खाने पर आमंत्रित किया है, तो यह एक गलती होगी। भविष्य में झेनली से मुलाकात के दौरान तांग बिंगयुन को निश्चित रूप से बेहद शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे लेने आ जाओ। वांग हाओरान मान गया। समय शांतिपूर्वक बीतता गया। संध्या, मुझे पता भी नहीं चला और रात के 9:30 बज गए। तांग बिंगयुन ने लोगों को लाने ले जाने के लिए कहीं से एक ऑडी A3 उधार ली। लोगों को लगता है कि यह कार उधार ली गई थी। इसका कारण यह है कि तांग बिंगयुन इतने धनी है कि उनके लिए 200,000 से 300,000 RMB की A3 कार चलाना हास्यास्पद होगा। ये स्पष्ट है कि यह कार उसकी नहीं है। वह अपनी कार खुद नहीं चला रही थी। ऐसा लगता है कि वह लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी। वांग हाओरान की उम्मीदें और भी प्रबल हो गईं। उन्हें वास्तव में ये जानने की उत्सुकता थी कि तांग बिंगयुन आखिर क्या कर रहा है, वह इतनी गुप्त रूप से क्यों काम कर रहा है। लगभग 10 मिनट बाद तांग बिंगयुन एक भूमिगत पार्किंग स्थल पर पहुंची। कार पार्क करने के बाद तांग बिंगयुन बाहर निकलने की तैयारी करने लगी। हालांकि बस से उतरने से पहले उसने धूप के चश्मे और टोपी से खुद को पूरी तरह से ढक लिया था। सौभाग्य से काफी गर्मी थी, अन्यथा वांग हाओरान का अनुमान था कि उसे एक अतिरिक्त स्कार्फ पहनना पड़ता। आंटी तांग, क्या आपको डर नहीं लगता कि अगर आप धूप का चश्मा पहनेंगी तो रात में आपको सड़क दिखाई नहीं देगी? वांग हाओरान ने चिढ़ाते हुए कहा। मेरी दृष्टि काफी अच्छी है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ, तांग बिंगयुन ने दृढ़ता से कहा। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह लगभग बगल में खड़ी एक कार से टकरा गई। आप अपने धूप के चश्मे क्यों नहीं उतार देते? वांग हाओरान ने सुझाव दिया। तुम्हें इसे फिर भी पहनना चाहिए, तांग बिंगयुन ने जोर देकर कहा। पार्किंग स्थल से निकलने के बाद हमने लिफ्ट ली और जल्द ही एक कपल्स रेस्टोरेंट में पहुंच गए। वांग हाओरान को अचानक समझ में आ गया कि तांग बिंगयुन इतनी गुप्त क्यों थी। इसलिए उसे परिचितों से अचानक मुलाकात होने का डर था। इस रेस्टोरेंट में आने वाले ज्यादातर ग्राहक जोड़े हैं और कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। रेस्टोरेंट के विश्राम क्षेत्र में कई जोड़े अभी भी कतार में खड़े थे। रात के 9:40 बज चुके हैं। अगर यह कोई और रेस्टोरेंट होता, तो शायद यहाँ ज्यादा लोग नहीं होते। हालांकि इस समय रेस्टोरेंट में भोजन करने वाले लोगों की असामान्य रूप से भीड़ थी। तांग बिंगयुन ने पहले से ही सबसे महंगा स्वीट बुक कर लिया था और जब वह और वांग हाओरान पहुंचे तो उन्हें बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ा। एक वेटर के मार्गदर्शन में दोनों एक आलीशान स्वीट में पहुंचे।
ये सूइट बहुत बड़ा है, 2 मंजिलों वाला है और इसमें भोजन क्षेत्र, स्नान क्षेत्र और विश्राम क्षेत्र सहित सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। बेशक सोने के लिए भी जगह है। खाना पीना, आराम करना और सोना, ये तो मानो ड्रैगन की ही सेवा है। वांग हाओरान ने तो सूइट के रेस्तरां में जाने के लिए एक विशेष यात्रा भी की और जब वह लौटा तो वह तांग बिंगजुन को एक अजीब से भाव से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। यहाँ का खाना काफी अच्छा है, इसलिए मैंने ये जगह बुक की है। ज्यादा मत सोचो, तांग बिंगजुन ने शांत भाव से कहा। खाना ज्यादा स्वादिष्ट है। क्या आपने यहाँ पहले कभी खाना खाया है? वांग हाओरान ने पूछा। बिल्कुल नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं ऐसी जगह पर खाना क्यों खाऊंगी? मैंने इसके बारे में सिर्फ एक दोस्त से सुना है, तांग बिंगजुन ने समझाया। वांग हाओरान ने अर्थपूर्ण ढंग से ओह कहा, जिससे पता चलता है कि वह समझ गया था। तांग बिंगजुन ने वेटर से मेनू लाने को कहा ताकि वांग हाओरान ऑर्डर दे सके। मेनू में अलग होने के लिए अनिच्छुक, एक साथ उड़ान भरना, खुश और संतुष्ट, पूर्ण सामंजस्य और एकदम सही मेल जैसे नामों वाले व्यंजनों की भरमार है। तथाकथित उड़ते पंख से पंख मिलाना वास्तव में दोहरे स्वाद वाले बत्तख के रोल हैं। एक सामंजस्यपूर्ण विवाह अजवाइन, लिली के कंद और झींगा है और खुशी और आनंद समुद्री खीरा और अबालोन का स्टू है। इन व्यंजनों के नाम वाकई हास्यास्पद हैं। व्यंजन अपने आप में कोई खास उत्कृष्ट नहीं थे, अगर उनमें कुछ खास था तो वह बस इतना ही था। महंगा। वांग हाओरान ने पहले भी कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खाए थे, इसलिए उन्हें रेस्तरां के व्यंजनों के लिए ज्यादा भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सांकेतिक संकेत के रूप में 3 व्यंजन ऑर्डर किए। लेकिन मैंने जो 3 व्यंजन यूं ही ऑर्डर किए थे उनकी कुल कीमत भी 10,000 युआन थी। अगर किसी आम आदमी को बिल चुकाना पड़े तो शायद उसे काफी मुश्किल होगी। हालांकि आज हमारी देखभाल खूबसूरत सीईओ कर रही हैं। तांग बिंगजुन ने इतनी कम रकम पर जरा भी आपत्ति नहीं जताई और यहाँ तक कि वांग हाओरान को और व्यंजन ऑर्डर करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। वांग हाओरान ने मना कर दिया और तांग बिंगजुन को आदेश देने के लिए कहा। तांग बिंगजुन ने लापरवाही से कुछ व्यंजन ऑर्डर किए और साथ ही 1982 की लाफिट वाइन की एक बोतल भी मंगवाई जिसकी कीमत 100,000 युआन थी। केवल भोजन का बिल मोटे तौर पर अनुमान के अनुसार 130,000 युआन है। वह एक महिला सीईओ के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर पूरी तरह खरी उतरती हैं। वह एक साधारण भोजन पर भी बहुत पैसा खर्च कर सकती हैं। कुछ ही देर में व्यंजन और रेड वाइन परोसी गई। इस सूइट में परिवेशीय प्रकाश व्यवस्था है। ये जगह काफी रोमांटिक लग रही है। दोनों ने खाना शुरू किया, लेकिन बीच में ही तांग बिंगजुन को खाना खाते समय खांसी आने लगी। क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं? उसने कुछ बार खांसने के बाद कहा। तुरंत वांग हाओरान ने झटपट एक गिलास पानी डाल दिया। अच्छी तरह से पर्याप्त, मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। कुछ पानी पीने के बाद तांग बिंगजुन की खांसी रुक गई और उसने अचानक अपना शराब का गिलास उठा लिया। हाओरान, इस मुश्किल समय में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। चलिए आपके लिए टोस्ट करते हैं। तांग आंटी, आप बहुत दयालु हैं। वांग हाओरान ने मुस्कुराते हुए तांग बिंगजुन के गिलास से अपना गिलास टकराया। गिलासों की एक मधुर और सुहावनी खनक सुनाई दी। वांग हाओरान बची हुई रेड वाइन को एक ही घूंट में खत्म करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही गिलास उसके होठों को छूने वाला था वह अचानक रुक गया। इस रेड वाइन में कुछ खास बात है। वांग हाओरान ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और तांग बिंगजुन की ओर देखे बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि तांग बिंगजुन को अभी घुटन नहीं हो रही थी, बल्कि उसने बहाना बनाकर भागने की कोशिश की और अपनी रेड वाइन में कुछ मिला दिया। आप शराब क्यों नहीं पी रहे हैं? तांग बिंगजुन ने रेड वाइन के कुछ घूंट लिए और जब उसने अचानक अपने सामने वांग हाओरान के हैरान चेहरे को देखा तो उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। पीजिए, मैं पीता हूँ। वांग हाओरान मुस्कुराया और अपने गिलास का सारा पेय एक ही घूंट में पी गया। सर्वोच्च विश्वशास्त्र के अपने ज्ञान के आधार पर वह ये बता सकता था कि प्याले में मिलाई गई सामग्री मानव शरीर के लिए लाभकारी नहीं थी। बेशक यह कोई शक्तिशाली हानिकारक जहर नहीं है। इसके अलावा तांग बिंगजुन के आत्मप्रेम को देखते हुए वह कभी भी खुद को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करेगा। कठिन दाव तांग बिंगजुन ने अपनी लाल शराब में कुछ ऐसा ही मिलाया था। वांग हाओरान ने अपने मन में एक अनुमान लगाया और फिर दवा को अपना असर दिखाने दिया। दवा का असर 2 मिनट से भी कम समय में हो गया। वांग हाओरान को चक्कर और सिर हल्का महसूस हुआ। इससे वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उनका अनुमान थोड़ा गलत प्रतीत होता है। यह उस तरह का कामोत्तेजक पदार्थ नहीं है जो पुरुषों को बेकाबू कर दे, ये तो नींद की दवा है। अपने अंतिम विचार के बाद वांग हाओरान भोजन की मेज पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। रुका हुआ स्पीकर ब्राउज़र। अध्याय 124 कॉकटेल पार्टी। जब वांग हाओरान को होश आया तो उसने खुद को एक सूइट में एक बड़े बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। वह एक साफ सफेद कंबल से ढकी हुई थी, लेकिन उसके नीचे की चादरें कहीं नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लगता है कि इसे जानबूझकर हटाया गया था। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था। जब मैंने समय देखा तो सुबह के 3 बज चुके थे। उस कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। तांग बिंगजुन भी लापता हो गई है। हालांकि वांग हाओरान को एक सिस्टम नोटिफिकेशन संदेश मिला। ये संदेश उस समय प्राप्त हुआ जब वांग हाओरान कोमा में थे। संदेश की सामग्री इस प्रकार है। मेजबान को नायिकाओं में से एक चुने जाने पर बधाई। तांग बिंगजुन ने वस्तु पर कब्जा कर लिया, जिससे 2 गुना इनाम मिला और 2000 खलनायक अंक प्राप्त हुए। यांग गुएशान मुख्य किरदार का हेलो -100, तांग बिंगजुन महिला मुख्य किरदार का हेलो -100, मेजबान खलनायक का हेलो जोड़ 200। ये पुरस्कार वास्तव में बहुत उदार है और इसने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। हालांकि वांग हाओरान बिल्कुल भी खुश नहीं था। पहली बात तो यह है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान वह पूरी तरह से अनजान था, मानो वह सो गया हो और फिर जाग गया हो। दूसरे, मुझे बहुत निराशा हुई। आखिरकार वह एक बहुत बड़ा खलनायक है, इसलिए जाहिर है कि पहल उसी को करनी होगी। हालांकि मुझे अंत में एक महिला मुख्य किरदार का क्लिटोरिस देखने को मिला, जो बेहद शर्मनाक है। वांग हाओरान कुछ समय के लिए उदास रहा और फिर चुपके से तांग बिंगजुन के बारे में शिकायत करने लगा। वे नींद की दवा का इस्तेमाल क्यों करेंगे? कोई बातचीत नहीं हुई। क्या आप थके नहीं? और तुमने न सिर्फ उसे नशीली दवा दी, बल्कि बिना कुछ कहे वहां से चले भी गए। उन्होंने तो नमस्कार तक नहीं कहा। आप मेरे लिए क्या ले जाते हैं? धतेरी की ... दोपहर का अवकाश। किन युनहान वांग हाओरान के बारे में सोच रहा था, इसलिए अपने अवकाश के दौरान उसने वांग हाओरान को एक मुलाकात के लिए फूलों के बगीचे में आमंत्रित किया। फूलों की क्यारियां बहुत शांत हैं, ज्यादातर पुरुष और महिलाएं ही उनमें नजर आते हैं और वे ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करती। क्या हुआ? क्या तुम नाखुश हो? क्या मैंने तुम्हें फिर से नाराज कर दिया? वांग हाओरान के भावहीन चेहरे और उदास दिखने पर किन युनहान ने दाव से चिंता से पूछा। मैं पढ़ाई से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में सोच रहा था, इसलिए मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया था।
मैं ठीक हूँ। जाहिर है वांग हाओरान तांग बिंगयुन के अफेयर का खुलासा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बहाना बना लिया। आप किस स्कूल में आवेदन करने की योजना बना रहे हैं? किन युनहान ने पूछे बिना नहीं रह सकी। किंगलिंग विश्वविद्यालय, वांग हाओरान ने तुरंत जवाब दिया। किंगलिंग विश्वविद्यालय चीन के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में भले ही शामिल न हो, लेकिन यह उससे बहुत पीछे भी नहीं है। उसके अंकों को देखते हुए वह उन शीर्ष विद्यालयों में प्रवेश पा सकता था। हालांकि वह किंगलिंग से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता था। वांग परिवार का प्रभाव मुख्य रूप से किंगलिंग के पक्ष में है। नायक से निपटने के लिए वह वांग परिवार की शक्ति का भी उपयोग कर सकता है। लेकिन एक बार जब वह एक अनजान शहर में पहुंचा तो उसके पास पैसे के अलावा न तो कोई जान पहचान थी और न ही कुछ और। काम करते समय निश्चित रूप से कई असुविधाएं होंगी। क्या आप वाकई किंगलिंग विश्वविद्यालय को ही चुनेंगे? किन युनहान ने दाव से प्रसन्नतापूर्वक पूछा। हाँ, वांग हाओरन ने सिर हिलाया। किन युनहान वांग हाओरान को खाली निगाहों से देखती रही। उसके गले में एक गांठ सी महसूस हुई। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसके कंधे पर सिर रख दिया। डिंग, मेजबान ने महिला मुख्य किरदार को गहराई से प्रभावित किया। किन युनहान के दिल ने 300 खलनायक अंक अर्जित किए। वांग हाओरान स्तब्ध रह गया। किन युनहान की आवाज भी सुनाई दी। मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं करता और मेरे ग्रेड भी खास अच्छे नहीं हैं, इसलिए मुझे उन शीर्ष विश्वविद्यालयों में दाखिला मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर बात किंगलिंग विश्वविद्यालय की हो तो मुझे पूरा यकीन है कि मुझे दाखिला मिल जाएगा। बोलते बोलते उसने अचानक अपनी नम आंखों से वांग हाओरान की ओर देखा। क्या आप वाकई सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका छोड़कर मेरे लिए किंगलिंग विश्वविद्यालय को चुनने को तैयार हैं? क्या आपको भविष्य में इसका पछतावा नहीं होगा? वांग हाओरान थोड़ा अचंभित रह गया। उन्होंने किंगलिंग विश्वविद्यालय को चुनने का कारण वास्तव में किन युनहान नहीं था। किन युनहान अपनी कल्पनाओं को साकार करने में वाकई बहुत माहिर है। मैंने अपना मन बना लिया है। मैं किंगलिंग विश्वविद्यालय को चुनूंगी क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती, वांग हाओरान ने दाव से स्नेहपूर्वक कहा। डिंग, महिला मुख्य भूमिका किन युनहान मेजबान के रूप में। अनुकूलता में 5 की वृद्धि हुई, वर्तमान कुल अनुकूलता 95 अविचलित है। डिंग, मेजबान ने कहानी का रुख बदल दिया है और 200 खलनायक अंक हासिल कर लिए हैं। भाई हाओरान, किन युनहान इतनी भावुक हो गई कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं और अपना सुंदर चेहरा ऊपर उठाया। जुनून के नशे में डूबी हुई उसकी मनमोहक और मोहक उपस्थिति किसी को भी मोहित कर लेती थी जो उसे देखता था। वांग हाओरान किन युनहान की छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए अपना सिर झुकाकर आगे की ओर झुकने ही वाला था। हालांकि अचानक एक अनुचित समय पर उसका फोन बज उठा। मैं तुम्हारे स्कूल के गेट पर हूँ, अभी बाहर आओ, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ, दाव ने फोन के दूसरी तरफ से कहा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। वांग हाओरान ने फोन काट दिया। तुम्हें कौन ढूंढ रहा है? वांग हाओरान को फोन पर बात करते हुए सुनकर किन युनहान ने अनजाने में पूछा। एक अमीर महिला मुझे ढूंढ रही है, मुझे जाना होगा, वांग हाओरान ने दाव को जवाब दिया। डिंग, मेजबान के पास महिला मुख्य किरदार है। किन युनहान को जलन होती है और वह 100 खलनायक अंक अर्जित करता है। किन युनहान ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, ऐसा लग रहा था कि वह भी वांग हाओरान के साथ जाना चाहती थी। उस अमीर औरत का नाम जेन ली है। क्या तुम वाकई मेरे साथ आना चाहते हो? वांग हाओरान ने दाव को चिढ़ाते हुए कहा। जेन ली, क्या वह तुम्हारी मां नहीं है? किन युनहान की चिंता खुशी में बदल गई और उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। जाओ जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अब उसे ऐसा लगता है जैसे वह एक बदसूरत बहू है जो अपने ससुराल वालों से मिलने से डरती है और उसमें वांग हाओरान का अनुसरण करने का साहस नहीं है। चलो साथ चलते हैं। स्कूल के गेट पर खूबसूरत जेन ली एक फरारी कार से टेक लगाकर खड़ी थी। वांग हाओरान को बाहर आते देख उसने तुरंत मुस्कुराकर अपनी सहमति व्यक्त की। मेरा प्यारा बेटा और भी अधिक सुंदर हो गया है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वांग हाओरान जुओक्यू चेन्यू से खबर का इंतजार कर रही थी। उसे डर था कि अगर वह जेन ली के साथ बहुत दूर किसी जगह चला गया तो वह शेन कांग बनाम यांग गुइशान का मुकाबला देखने से चूक जाएगा। यह एक उच्च स्तरीय कॉकटेल पार्टी है और कई प्रमुख व्यावसायिक हस्तियां वहां मौजूद होंगी। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा ताकि तुम वहां अपनी पहली उपस्थिति दर्ज करा सको और सभी तुम्हें जान सकें, ताकि बाद में जब तुम उनसे मिलो तो वे तुम्हें अपमानित करने की गलती न करें, जेन ली ने स्पष्ट रूप से कहा। आज दोपहर मेरी क्लास है, वांग हाओरान ने अनिच्छा से कहा। उनका वहां एक बेहद अमीर दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति के रूप में जाना काफी दिखावटी था, लेकिन वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं था। मैं आपको ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, क्लास से पहले मैं आपको वापस ले आऊंगी। जेन ली ने वांग हाओरान को कार में बिठाया। कुछ ही समय बाद जेन ली वांग हाओरान के साथ एक बड़े निजी आलीशान विला के बाहर दिखाई दी। विला के बाहर कई लग्जरी कारें खड़ी थीं, जिससे पता चलता है कि भोज में काफी लोग शामिल होने आए थे। जेन ली ने कार पार्क की और वांग हाओरान को विला के अंदर ले गई। दाओ जेन ली के लोगों को जानने वाले कुछ राहगीरों ने झुककर और चापलूसी करते हुए उनका अभिवादन किया। इसके बाद जेन ली ने अपने बेटे का परिचय कराने का अवसर लिया। ये सुनकर उन लोगों ने तुरंत वांग हाओरान की प्रशंसा की बौछार कर दी और कहने लगे कि वह कितना सुंदर है, कितना लंबा है और कितना आकर्षक है। वांग जियांग और जेन ली किंगलिंग के कारोबारी समुदाय में काफी प्रसिद्ध हैं। वांग जियांग की कुल संपत्ति किंगलिंग के शीर्ष 5 लोगों में शुमार है, जबकि जेन ली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नेशनल ब्यूटी एंड हेवनली फ्रेग्रेंस की मालिक हैं और काफी धनी हैं। किंगलिंग शहर की सबसे धनी महिलाओं की सूची में वह शीर्ष 3 में शामिल हैं। इसके अलावा जेन ली के परिवार की पृष्ठभूमि भी काफी प्रभावशाली है। जेन ली काफी प्रभावशाली हैं, कुछ शीर्ष व्यापारिक दिग्गजों को छोड़कर व्यापार जगत में बाकी सभी लोग उनका अत्यंत सम्मान करते हैं। बेटा, स्कूल छोड़ने के बाद अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो पीछे मत हटना, खुलकर उसे सबक सिखा देना। अगर कुछ भी हुआ तो माँ तुम्हारी जिम्मेदारी ले लेंगी, जेन ली ने गंभीरता से हिदायत दी। वांग हाओरान ने यह सब सुना और वह कुछ हद तक अवाक रह गया। सौभाग्य से मैं कोई बेवकूफ खलनायक नहीं हूँ। अगर मैं होता तो जेन ली की बातें सुनकर जरूर बाहर जाकर बकवास करता। फिर संयोगवश उसने एक शक्तिशाली नायक को उकसा दिया और खेलते खेलते उसने खुद को मार डाला। ये सोचते ही वांग हाओरान को अचानक एक विचार आया। इस भोज में इतनी सारी महत्वपूर्ण हस्तियों की उपस्थिति और इतने भव्य अवसर के साथ क्या यहाँ कोई नायक भी मौजूद हो सकता है? अध्याय 125 वे पहले से ही शादीशुदा हैं। एक BMW X एक भव्य विला के बाहर रुकी, जो आसपास की लाखों रुपए की लग्जरी कारों की तुलना में विशेष रूप से जर्जर दिख रही थी। एक अधेड़ उम्र का दंपति और एक युवा खूबसूरत महिला कार से उतरे। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे कि मुझे ऐसा निकम्मा दामाद मिला। मैंने उससे अच्छी गाड़ी लाने को कहा था और वो मेरे लिए एक खस्ताहाल BMW X1 ही ले आया। बिल्कुल बेकार है, अधेड़ उम्र की महिला ने कड़वी शिकायत की।
हमने उसे केवल कुछ 100 युआन दिए, जो BMW X1 किराए पर लेने के लिए काफी अच्छा है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बीच में कहा। इस बारे में बात मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। दूसरे लोगों के दामाद सालाना लाखों कमाते हैं, उनके पास आलीशान बंगले और महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन हमारे दामाद का क्या? उसके पास तो नौकरी भी नहीं है और हमें उसे पैसे देने पड़ते हैं। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर अपना गुस्सा जाहिर किया। वह हर दिन घर पर रहकर घरेलू काम और खाना पकाने का काम करता है और उसके पास काम पर जाने का समय नहीं है, दाओ नामक एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। तुम भी निकम्मे हो, तुमने व्यापार में इतना नुकसान किया कि तुम्हें अपना विला और पोश कार बेचनी पड़ी। एक जमाने में मैं बहुत खूबसूरत थी और मर्द मुझसे डेट करने के लिए लाइन में लगे रहते थे। मुझे तुमसे प्यार क्यों हो गया? अधेड़ उम्र की महिला ने अपने पति को खूब खरी खोटी सुनाई, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति अवाक रह गया। माँ, आप घर पर जो चाहें कह सकती हैं, लेकिन अब जब हम बाहर आ गए हैं, तो क्या आप कृपया कम बोल सकती हैं? खूबसूरत महिला शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम भी निकम्मी हो। तुम्हारी माँ ने इतनी खूबसूरत बेटी को इस उम्मीद से जन्म दिया था कि मुझे एक ताकतवर दामाद मिलेगा, लेकिन तुमने मुझे एक निकम्मा दामाद दे दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अधेड़ उम्र की महिला ने अपनी बेटी को भी खूब खरी खोटी सुनाई। माँ, आप मुझे कैसे दोष दे सकती हैं? क्या मैं उससे शादी करना चाहती थी? खूबसूरत महिला बहुत दुखी थी और उसकी आंखों में लगभग आंसू भर आए थे। https:// हालांकि अधेड़ उम्र की महिला का स्वभाव चिड़चिड़ा था, लेकिन उस महिला को इस हालत में देखकर स्वाभाविक रूप से वह आगे बात नहीं कर सकी और तुरंत चुप हो गई। यह मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा दर्द से भरा हुआ था और वह आत्मनिंदा में अपनी छाती पीट रहा था। 1 साल पहले उनके कारोबार में लगातार घाटा हुआ और अंततः उन पर भारी कर्ज का बोझ आ गया। अपनी पत्नी से इस बारे में चर्चा करने के बाद उसने अपना भाग्य बदलने की उम्मीद में एक ज्योतिषी से मिलने का फैसला किया। ज्योतिषी ग्रेट मास्टर ने कहा कि वह एक बड़ी विपत्ति का सामना कर रहे हैं, उनके व्यापारिक नुकसान की शुरुआत अभी हुई है और आगे और भी दुर्भाग्य आने वाला है। दंपति बेहद भयभीत हो गए और उन्होंने तुरंत ज्योतिषी महान गुरु से पूछा कि इस श्राप को कैसे तोड़ा जाए। ज्योतिषी महान गुरु ने कहा कि उनकी बेटी का भाग्य उनके भाग्य से टकराता है। इस समस्या को हल करने के लिए उन्हें अपनी बेटी के लिए एक ऐसे दामाद की तलाश करनी होगी जिसका भाग्य विशेष हो। दोनों ने ज्योतिषी ग्रेट मास्टर की बातों पर विश्वास किया और उनके मार्गदर्शन का पालन करते हुए एक बेघर व्यक्ति को ढूंढ निकाला। फिर अपनी बेटी की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने उसे बेघर आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया। शादी के बाद घर में वाकई परेशानियां कम हो गईं। हालांकि हम पैसे नहीं कमाते थे, फिर भी हमारा जीवन धीरे धीरे अधिक स्थिर हो गया। हालांकि धीरे धीरे अधेड़ उम्र की महिला अपने दामाद से असंतुष्ट होने लगी, क्योंकि ये दामाद बिल्कुल निकम्मा है। घर के काम और खाना पकाने के अलावा वह किसी काम का नहीं है। मेरी प्यारी बेटी ने एक ऐसे निकम्मे आदमी से शादी कर ली है। यह ऐसा है जैसे कोई खूबसूरत फूल गोबर में फंस गया हो। पिताजी, कृपया ऐसा मत कीजिए। जब उस खूबसूरत महिला ने अपने पिता को खुद को नुकसान पहुंचाते देखा तो उसने तुरंत उन्हें पीछे खींच लिया। सब लोग बहस करना बंद करो। आखिरकार हमें इस शानदार पार्टी का निमंत्रण मिल ही गया है, इसलिए हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिल पाते हैं तो शायद हमारा परिवार हमारी किस्मत बदल सके, अधेड़ उम्र की महिला ने गंभीरता से कहा। उनके पति अब ठेकेदार बन गए हैं और उन्होंने बहुत से लोगों को भर्ती किया है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई परियोजना नहीं मिली है। यदि आप भाग्यशाली रहे और भोज में अपने उद्योग से जुड़े कुछ लोगों से मिल पाए और फिर कोई परियोजना हासिल करने में सफल रहे, तो आपके पास अपने जीवन को बदलने का मौका हो सकता है। तीनों विला की लॉबी में पहुंचे। ये हॉल बहुत विशाल है, लगभग एक होटल के सभागार जितना बड़ा। देखो, उस महिला ने जो पोशाक पहनी है, उस पर लगे हीरे मोती कितने चमकदार हैं। वह जरूर बहुत अमीर होगी, मुझे उससे मिलने जाना चाहिए। अधेड़ उम्र की महिला ने आगे शराब का गिलास पकड़े एक धनी महिला को देखा और अचानक अपने पति और बेटी से बात करने लगी। नमस्कार सुंदर महिला, आपका पहनावा बहुत प्यारा है। अधेड़ उम्र की महिला आगे बढ़ी और उनसे बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हुए उनकी प्रशंसा की। झेनली बहुत चतुर था। वह बोलने वाली महिला के इत्र से ही समझ गया था कि वह एक गौण पात्र है। क्योंकि इत्र की गंध काफी सस्ती लग रही थी, इसलिए यह निश्चित रूप से निम्न गुणवत्ता वाला उत्पाद था, जिसकी कीमत शायद कुछ 100 युआन ही होगी। जो लोग सस्ते परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, वे बहुत गरीब ही होंगे। ऐसे व्यक्ति से व्यवहार करना सीधे तौर पर आपकी अपनी प्रतिष्ठा को कम करना है। दूर हटो, मुझे तुम्हारे इत्र की गंध पसंद नहीं है। झेनली ने अधीरता से हाथ हिलाकर उसे भगाने का इशारा किया। बेहद शर्मिंदगी महसूस करते हुए अधेड़ उम्र की महिला का चेहरा जम गया। अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते तो सीधे सीधे कह दीजिए। लोगों को नीचा क्यों दिखाना? वह खूबसूरत महिला पीछे पीछे आए और अपनी मां के साथ हुए अन्याय को देखकर उसने झेनली से नाराजगी जताते हुए कुछ कहा। क्या मुझे तुमसे बोलना सीखने की जरूरत है? तुम्हारा नाम क्या है? झेनली ने व्यंग्य किया। अधेड़ उम्र का आदमी भी पास आया और इससे पहले कि उसकी बेटी जवाब दे पाती, उसने बातचीत को अपने हाथ में ले लिया और सहजता से कहा, दाओ महोदय, मुझे बहुत खेद है। मेरा नाम यांग ताई है, यह मेरी बेटी यांग जिंगवान है और यह मेरी पत्नी ली मानली है। आपको परेशान करने के लिए हम क्षमा चाहते हैं, अब हम जा रहे हैं। इतना कहने के बाद यांग ताई तुरंत अपनी पत्नी और बेटी के साथ जाने की तैयारी करने लगा। तभी वांग हाओरान शौचालय से वापस लौटी। माँ, ये लोग? हाँ, वांग हाओरान ने प्रश्नवाचक दृष्टि से झेनली की ओर देखा। वे तो बस मामूली लोग हैं, उन्हें नजरअंदाज करो, झेनली ने कहा। वांग हाओरान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अनजाने में यांग जिंगवान की ओर देखा। इसके अलावा और कुछ नहीं है, उसे बस लगता है कि यांग जिंगवान काफी खूबसूरत है। यदि अधिकतम स्कोर 100 है तो यांग जिंगवान की गुणवत्ता को 95 अंक, उसकी सुंदरता को 96 अंक और उसके फिगर को 97 अंक मिलेंगे। कुल मिलाकर वह बेहद खूबसूरत है और उसका औसत स्कोर 96 है। जब झेनली ने अपने बेटे को यांग जिंगवान को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा तो उसने जाने वाले परिवार को आवाज दी। एक पल इंतजार करें बॉस, क्या आपको मुझे किसी और चीज पर सलाह देनी है? यांग ताई ने मुड़कर दाव से हैरानी भरे अंदाज में पूछा। इधर आओ, मेरा बेटा तुमसे मिलना चाहता है। झेनली ने यांग ताई को नजरअंदाज करते हुए यांग जिंगवान की ओर इशारा किया। वांग हाओरान ने यांग जिंगवान से अपनी निगाहें हटाईं और बिना कुछ बोले झेनली की ओर देखा। झेनली ने वांग हाओरान को आंख मारी, मानो कह रही हो, बेटा तुम्हारा स्वागत है, यही तो तुम्हारी मां को करना चाहिए। यांग जिंगवान की ओर मुड़कर देखने पर झेनली ने उसे स्थिर खड़े देखा और तुरंत उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैंने तुम्हें बुलाया था, क्या तुमने मुझे सुना नहीं? यांग जिंगवान ने वांग हाओरान की ओर देखे बिना नहीं रह सकी।
उसका सुंदर चेहरा तुरंत ही मन मोह लेता था, लेकिन अपनी मर्यादा का पालन करने वाली स्त्री होने के नाते उसने सीधे सीधे कहा, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। इतनी खूबसूरत और जवान महिला, पहले से ही किसी और की पत्नी। कितना अफसोस की बात है। वांग हाओरान ने मन ही मन आह भरी, उसके भीतर पछतावे की एक लहर उठ उठी, जो एक सामान्य व्यक्ति की स्वाभाविक भावना थी। इसके तुरंत बाद यांग जिंगवान में उनकी रुचि काफी कम हो गई। जब उसने यांग जिंगवान की खूबसूरती देखी तो उसे शुरू में शक हुआ कि वह फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हो सकती है, लेकिन वह पहले से ही शादीशुदा है, तो क्या वह अभी भी मुख्य महिला किरदार निभा सकती है? यांग जिंगवान उस तरह की कठोर महिला सीईओ नहीं है। कठोर स्वभाव वाली महिला सीईओ पर आधारित उपन्यासों के अलावा क्या कोई अन्य महिला मुख्य पात्र हैं जिनकी शादी कहानी की शुरुआत में ही हो जाती है? नहीं, रुकिए, लगता है कि सचमुच है। वांग हाओरान को अचानक एक प्रकार के उपन्यास याद आ गए जिनकी कहानी नाटकीय और तयशुदा पैटर्न पर आधारित होती थी। लेखक का नोट, चौथा अपडेट आ गया है। यदि आप लेखक का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया अंतिम अध्याय के अंत में अपना वोट दें। धन्यवाद। अध्याय 126 युद्ध के देवता का दामाद फ्लो। हनी, तुम यहाँ हो। साधारण दिखने वाला एक युवक चलकर आया और यांग जिंगवान से दाओ कहा। उस व्यक्ति का पता सुनकर यांग जिंगवान ने भौहें सिकुड़ी, उसके चेहरे पर बेबसी और प्रतिरोध का भाव दिखाई दिया। उसके मन में उस आदमी के लिए बिल्कुल भी कोई भावना नहीं थी जो उसे पत्नी कहकर पुकार रहा था। हालांकि उनकी शादी को लगभग 1 साल हो चुका है, लेकिन यांग जिंगवान हमेशा अपने साथी से अलग सोती रही हैं और उन्होंने कभी एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ा है। इसलिए जब दूसरे पक्ष ने उनका अभिवादन किया तो यांग जिंगवान चुप रहे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ली मानली अब और चुप नहीं रह सकी और गुस्से से चिल्ला उठी, सू लैंग, तुम घटिया इंसान, यहाँ हमारे साथ क्या कर रही हो? यह इतना उच्चस्तरीय भोज है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अभी के अभी वापस जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं आया, मुझे किसी ने आमंत्रित किया था। सू लांग दाओ, तुम ठीक से झूठ भी नहीं बोल सकते। तुम घर पर रहने वाले पिता हो, खाना बनाने के अलावा तुम्हें कुछ और नहीं आता। तुम्हें यहाँ कौन नौकरी देगा? ये तो हास्यास्पद है। ली मानली ने तिरस्कार भरी नजर से कहा, सू लांग, जल्दी वापस आओ। यांग ताई को भी लगा कि ये दामाद एक कलंक है और वह उससे छुटकारा पाना चाहता था। उपन्यास पढ़ने के लिए एक शक्तिशाली वेबसाइट। सू लांग, चलो वापस चलते हैं, यांग जिंगवान ने अनजाने में कहा। अगर मैं चली गई तो ये भोज नहीं चल पाएगा। सू लैंग ने 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर देखते हुए बड़े ही दिखावटी अंदाज में यह बात कही। यांग ताई, ली मानली और यांग जिंगवान तीनों को लगा कि यह व्यक्ति पागल हो गया है, अन्यथा वे कभी ऐसी बात नहीं कहते। हालांकि वांग हाओरान को इस पर विश्वास था। क्या यांग जिंगवान के परिवार की संरचना एक आदर्श दामाद दामाद के रिश्ते का सटीक उदाहरण नहीं है? ये सू लैंग एक मुख्य पात्र होनी चाहिए। हालांकि दामाद दामाद की श्रेणी में कई प्रकार के नायक होते हैं। कुछ लोग अपनी पत्नी के पैरों को धोने के पानी को पीकर शुरुआत करते हैं और फिर एक ऐसा सौभाग्यशाली संयोग होता है जो धीरे धीरे उनके जीवन को बदल देता है। एक विशाल व्यावसायिक समूह का इकलौता वारिस है जिसे एक अजीबोगरीब पारिवारिक नियम के चलते 3 साल का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। फिर संयोगवश वह परिवार का दामाद बन जाता है। 3 साल की अवधि समाप्त होते ही वह अपनी शान दिखाने और दूसरों को थप्पड़ मारने का पागलपन भरा सिलसिला शुरू कर देता है। ऐसी भी कहानियां हैं कि युद्ध के देवता लौट आते हैं और वर्षों पहले के एक भोजन या मिठाई के बदले में दामाद बनने को तैयार हो जाते हैं। डॉट 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 इन दामादों की ताकत में भिन्नता है। जो नायक खिलाड़ी शुरुआत में पैरों को धोने वाले पानी को पीते हैं, उन्हें विकसित होने के लिए अभी भी समय चाहिए। भले ही उन्हें कोई भाग्यशाली मौका मिल जाए, वे खेल के शुरुआती दौर में बहुत कमजोर होते हैं। इससे निपटना सबसे आसान है। दूसरे बड़े बड़े निगमों के उत्तराधिकारी हैं जिनके पास अपार धन और संपर्क हैं। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि जिनके पास इतनी दौलत है उनमें एक बड़ी कमी है, उनकी युद्ध क्षमता कम है। सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करने वाला किरदार युद्ध का देवता यानी नायक है। इस नायक के पास अत्यंत उच्च स्तरीय युद्ध कौशल है। सू लैंग इस समय बिल्कुल आपके सामने है, इसलिए यह पता लगाना बहुत आसान है कि दाओ किस प्रकार का व्यक्ति है। वांग हाओरान ने गुप्त रूप से सिस्टम से संपर्क किया और सिस्टम को निर्देश दिया कि वह 100 खलनायक अंकों का उपयोग करके पूछताछ करे। हालांकि सिस्टम ने यह कहते हुए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, अन्वेषण के लिए 200 खलनायक अंक आवश्यक हैं। धिक्कार है, कीमत फिर से बढ़ गई। क्या इस नायक को पकड़ना मुश्किल है? वांग हाओरान के पास इस समय काफी सारे खलनायक अंक हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इन 200 खलनायक अंकों की परवाह नहीं है। मुख्य पात्र सू लैंग। लड़ाई शक्ति का मान 1000। आकर्षण मूल्य 125। हिलो 999 का। मुख्य पात्र कौशल युद्ध देवता का क्रोध, क्रोधित होने पर युद्ध शक्ति मूल्य में 20% की वृद्धि। युद्ध देवता की शक्ति सक्रिय कौशल, थोड़े समय के लिए आकर्षण मूल्य में 300% की वृद्धि। अजेय युद्ध देवता निष्क्रिय कौशल, घातक प्रहार प्राप्त होने पर 1 घंटे की अजेयता प्रदान करता है और एक त्वरित हत्या मोड को सक्रिय करता है जिसे रोका नहीं जा सकता। कौशल का कूलडाउन 12 घंटे है। 1000 की युद्ध शक्ति का मूल्य वांग हाओरान की तुलना में 99 कम है। हिलो 999 का मुख्य पात्र वांग हाओरान की तुलना में कई $100 सस्ता है। ये बातें वांग हाओरान को पूरी तरह से स्वीकार्य हैं। वॉर गॉड के क्रोध और वॉर गॉड की शक्ति को छोड़ दे तो क्या इनविंसिबल गॉड ऑफ वॉर स्किल कुछ ज्यादा ही नहीं है? घातक प्रहार लगने पर आप 1 घंटे के लिए अजेय अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं और तत्काल हत्या मोड को सक्रिय कर सकते हैं। इसे खेलते कैसे हैं? यह मुख्य किरदार हद से ज्यादा बचकाना है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसकी जानकारी खोजने के लिए 200 विलेन पॉइंट्स खर्च करने पड़ते हैं। महंगी चीजें वाकई किसी न किसी कारण से ही महंगी होती हैं। सौभाग्य से उसकी इनविंसिबल गॉड ऑफ वॉर स्किल एक पैसिव स्किल है जिसका कूलडाउन काफी लंबा है। अगर हम सावधानीपूर्वक योजना बनाएं तो अभी भी उससे निपटने की अच्छी संभावना है। अगर तुम चली जाओगी तो भोज नहीं चल पाएगा। मुझे लगता है कि तुम दिन भर खाना बनाते बनाते पागल हो गई हो। ली मानली को सू लैंग का घमंड बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तुरंत जवाब दिया, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? सू लैंग ने दाओ से पूछा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, ली मानली ने उपहास उड़ाते हुए कहा। हे। सू लैंग ने अपने हाथ पीठ पीछे रखे और शांति से मुस्कुराया। तुम निकम्मे हो माँ, चलो बहस बंद करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम तमाशा नहीं करना चाहते और हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते। ये देखकर कि उनके आसपास के कुछ लोग इस तरफ देख रहे हैं, यांग जिंगवान ने ली मानली को रोकने के लिए तुरंत बोलना शुरू कर दिया। घर पहुंचकर हम उससे हिसाब बराबर कर लेंगे। ली मानली ने बहस करना बंद कर दिया, लेकिन सू लैंग को ठंडी गुस्से भरी नजर से देखा। कुछ ही देर में परिवार वहां से चला गया।
लीमानली एक उद्देश्य से यहाँ आई थी, इसलिए जाहिर है कि वह वहाँ यूं ही अवाक खड़ी नहीं रह सकती थी। माँ, इस पार्टी का आयोजन किसने किया? यांग जिंगवान के परिवार के जाते ही वांग हाओरान ने झेन ली से तुरंत पूछा। मा होंगशेंग किंगलिंग के सबसे धनी व्यक्ति और किंगलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। अगर आप उनसे बाद में मिलें तो शिष्टता से पेश आना। हमारा परिवार उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। झेन ली ने अपना अहंकारी लहजा बदलकर गंभीरता से निर्देश दिया। वांग हाओरान ने सिर हिलाया और सोचने लगा। सू लैंग के शब्दों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मा होंगशेंग ने ये पार्टी विशेष रूप से सू लैंग के लिए आयोजित की थी। अन्यथा सू लैंग यह नहीं कहती कि उसके बिना भोज जारी नहीं रह सकता। यदि मा होंगशेंग प्रकट होकर सू लांग के साथ अत्यंत सम्मानपूर्वक व्यवहार करे तो इससे यांग जिंगवान के परिवार को निश्चित रूप से गहरा सदमा लगेगा। सू लैंग न केवल दिखावा करना जानती है बल्कि यांग जिंगवान के परिवार का भी दिल जीत लेती है। इसे रोकना होगा। माँ, वह मा होंगशेंग कहाँ है? वांग हाओरान ने तुरंत झेन ली से पूछा। उसे अभी यहाँ नहीं होना चाहिए था। अगर वह होता तो उसके साथ एक बड़ा दल होता। झेन ली ने हॉल में कई बार नजर घुमाते हुए जवाब दिया। माँ, मुझे लगता है मैंने अपना फोन आपकी कार में छोड़ दिया है। मैं जाकर ले आती हूँ। वांग हाओरान जाने का बहाना ढूंढ रही थी। ओह, ये लीजिए। झेन ली ने फरारी की चाबी सौंप दी। वांग हाओरान ने चाबियां ली और तुरंत विला के बाहर पार्किंग क्षेत्र की ओर चल पड़े। उसने कार का दरवाजा खोला, फरारी में बैठा, विला की ओर आ रहे वाहनों को देखा और साथ ही साथ अपने फोन का इस्तेमाल करके मा होंगशेंग के बारे में ऑनलाइन जानकारी खोजने लगा। लगभग 8 मिनट बाद 5 कारें कतार में लग गईं और इस तरफ चलने लगीं। इन 5 कारों में से 4 मर्सिडीज मेबैक थीं और एक कस्टमाइज्ड रोल्स रॉयस फैंटम थी। वहां 4 मेबैक कारें थीं, 2 आगे और 2 पीछे, और रोल्स रॉयस फैंटम बिल्कुल बीच में थी। वांग हाओरान ने तुरंत एक्स-रे विजन का इस्तेमाल करके अंदर देखा और पाया कि चारों मेबैक कारों में सूट पहने हुए हटे-कट्टे आदमी बैठे थे जो बॉडीगार्ड जैसे दिख रहे थे। रोल्स रॉयस फैंटम के अंदर एक छोटा, साधारण दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उस व्यक्ति की शक्ल देखते ही वांग हाओरान ने उसे तुरंत मा होंगशेंग के रूप में पहचान लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह किंगलिंग का सबसे अमीर आदमी है। वो लगभग 20 अंगरक्षकों के साथ यात्रा करता है और उनके साथ आने वाली कारें भी मेबैक हैं। वे सचमुच बहुत अमीर हैं। अध्याय 127 युद्ध देवता का टकराव विफल। वांग हाओरान की मूल योजना मा होंगशेंग के विला में प्रवेश करने से पहले उसे चुपके से जहर देने की थी ताकि वह भोज में शामिल न हो सके। हालांकि वांग हाओरान को यह उम्मीद नहीं थी कि मा होंगशेंग के आसपास इतने सारे अंगरक्षक होंगे जिससे उसके लिए उसके पास जाना असुविधाजनक हो जाएगा। अगर मा होंगशेंग अचानक बेहोश हो जाता है तो सबका ध्यान स्वाभाविक रूप से वांग हाओरान की ओर आकर्षित हो जाएगा। वांग हाओरान यह नहीं देखना चाहता था। उन्हें आखिरी समय में अपना इरादा बदलना पड़ा और विला की लॉबी में जाकर अपना कदम उठाना पड़ा। वहां बहुत सारे लोग हैं। अगर मा होंगशेंग को अचानक कुछ हो जाता है तो उसे पता नहीं होगा कि दाव किससे संपर्क कर सकता है। विला की लॉबी में वापस आकर वांग हाओरान ने सू लैंग और यांग जिंगवान के परिवार का पता लगाने के लिए चारों ओर नजर घुमाई। सू लैंग एक स्टूल पर बैठा था, उसके चेहरे पर उदासीन भाव थे और वह अकेले ही एक गिलास रेड वाइन पी रहा था। इसी बीच यांग जिंगवान और उसका परिवार हॉल के बाकी हिस्से में इधर उधर घूमता रहा और कुछ संपर्क बनाने की कोशिश करता रहा। हालांकि इस परिवार को हर मोड़ पर असफलताओं का सामना करना पड़ा। ये धनी लोग मूर्ख नहीं थे। वे समझ गए थे कि यांग जिंगवान के परिवार के पास न तो पैसा था और न ही शक्ति, और उनका उनसे दोस्ती करने का कोई इरादा नहीं था। आह, लगता है ये यात्रा व्यर्थ ही गई। यांग ताई ने गहरी आह भरी। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। ये लोग कौन हैं? ये सब खुद को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं। उफ, लीमानली बहुत उत्तेजित थी। माँ, शिकायत करना बंद करो। हमारा परिवार अब कंगाल और शक्तिहीन है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि दूसरे हमसे संबंध नहीं रखना चाहते। अपनी सेहत को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है, यांग जिंगवान ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। जब यांग जिंगवान का परिवार बातचीत कर रहा था तभी अचानक सू लैंग वहां आ गई। पिताजी, माताजी, पत्नी, मैंने पहले भी कहा था कि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। अब आप मेरी बात मान गए होंगे, है ना? सू लैंग मूल रूप से यांग जिंगवान के परिवार के साथ था, लेकिन वह उन्हें केवल यही सलाह दे रहा था कि वे अपना समय बर्बाद न करें। लीमानली नाम की एक महिला, जिसका नाम क्यूई था, ने उसे अपने पास से भगा दिया। तुम निकम्मे, तुम न सिर्फ मदद नहीं करते बल्कि व्यंग्यात्मक टिप्पणियां भी करते हो। यहाँ से चले जाओ और जितना दूर जाओ उतना अच्छा है। लीमानली ने दाव से शिकायत की। सू लैंग ने इसे गंभीरता से न लेते हुए हल्की सी मुस्कान दी और स्थिर खड़ी रही। तुम यहाँ से चले जाओ तो बेहतर होगा। क्या तुम्हें अपनी माँ की नाराजगी नहीं दिख रही? यांग ताई भी अपने दामाद से परेशान था। सू लैंग, तुम्हें चले जाना चाहिए, यांग जिंगवान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। पत्नी, तुम यहाँ सिर्फ संपर्क बनाने और कोई प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए हो। इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगी, सू लैंग ने गर्व से कहा। यांग जिंगवान ने अपना सिर जोर से हिलाया। उसे सू लैंग से सबसे ज्यादा नफरत थी। वह खाना बनाने और घर के काम करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वह ऐसा दिखावा करता था जैसे वह कहीं भी आसानी से घुल मिल सकता हो। वह शिकायत करने में भी बहुत आलसी थी। हालांकि लीमानली अब और संयम नहीं रख सकी और उसने सू लैंग पर थूक दिया। दाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे संभाल पाओगे? तुम निकम्मे, तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम मा होंगशेंग को जानते भी हो? मैं उसे जानती हूँ। सू लैंग ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तुम पागल हो, लीमानली ने अपना सिर जोर से हिलाया। श्रीमान माँ आ गए हैं, श्रीमान माँ आ गए हैं। हॉल के प्रवेश द्वार से शोरगुल की आवाज आई। सू लैंग के होंठ हल्के से मुड़े, आखिरकार वहां ही गया था। मैं इसका बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मा होंगशेंग कई अंगरक्षकों को लेकर आया था, लेकिन हॉल में बहुत अधिक लोग थे, इसलिए वह उन सभी को अंदर नहीं ला सका। इसके बजाय उसने केवल अपने 2 सर्वश्रेष्ठ अंगरक्षकों को ही अपने साथ भेजा। अन्य अंगरक्षक प्रवेश द्वार पर तैयार खड़े थे। जैसे ही मा होंगशेंग हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, कई धनी लोग उनका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। धनवान लोगों को भी विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है। कुछ के पास करोड़ों की संपत्ति है, कुछ के पास करोड़ों की संपत्ति है, कुछ के पास अरबों की संपत्ति है और कुछ के पास करोड़ों या यहाँ तक कि खरबों की संपत्ति है। प्रत्येक उच्च पद एक बिल्कुल अलग स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। मा होंगशेंग शीर्ष अरबपतियों में से एक हैं जिनकी संपत्ति सैकड़ों अरबों में है। स्वाभाविक रूप से उनका विशेष सम्मान किया जाता है। मा होंगशेंग ने भीड़ के उत्साह का जवाब मुस्कुराते हुए दिया। हालांकि इतने सारे लोग उनसे मिलने आए कि उन्हें उनका अभिवादन करने के लिए एक पल का भी समय नहीं मिल पाया। क्या तुमने ये डींग नहीं मारी थी कि तुम मा होंगशेंग को जानती हो? तो फिर जाकर उनसे मिल क्यों नहीं लेती? लीमानली ने अपने बगल में बैठी सू लैंग पर ताना मारा।
मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, वह खुद आकर मुझसे मिलेंगे। सू लैंग ने गर्व से अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। मुझे सच में तुम्हें मानसिक अस्पताल ले जाना चाहिए। देखो तुम्हारा दिमाग कितना खराब हो गया है, लिमानली ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। हाय, हमारे परिवार के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। सू लांग की हालत देखकर यांग ताई ने गहरी आह भरी। यांग जिंगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मदया के भाव झलक रहे थे क्योंकि वह अपने दुखद भाग्य पर विलाप कर रही थी। सू लैंग ने दूसरों के हाव-भाव को देखा लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्योंकि थोड़ी देर में जब मा होंगशेंग आकर उसका गर्मजोशी से अभिवादन करेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। सू लैंग चुपचाप इंतजार कर रहा था, अपनी रेड वाइन की चुस्कियां ले रहा था, उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। श्रीमान माँ, क्या हुआ? श्रीमान माँ बेहोश हो गए हैं, जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाए। अचानक हॉल के प्रवेश द्वार से घबराहट भरी चीख सुनाई दी। अंगरक्षकों ने तुरंत मा होंगशेंग को उठाया और विला के बाहर की ओर तेजी से दौड़ पड़े। स्पष्टतः मा होंगशेंग को तत्काल अस्पताल ले जाने की आवश्यकता थी। अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए इंतजार कर रही सू लैंग ये दृश्य देखकर दंग रह गई। डिंग, होस्ट ने मुख्य पात्र को नष्ट कर दिया। सू लैंग का अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का मौका छिन गया। खलनायक के अंक 300, सू लांग की प्रभामंडल -15, मेजबान खलनायक की प्रभामंडल जोड़ 5। वांग हाओरान को सिस्टम से एक सूचना संदेश प्राप्त हुआ। मा होंगशेंग का बेहोश होना आकस्मिक नहीं था, बल्कि वह उनका स्वागत करने वाले धनी लोगों के बीच घुल-मिल गया था और उसने चुपके से मा होंगशेंग के शरीर के साथ छेड़छाड़ की थी। चूंकि सू लैंग की मुलाकात मा होंगशेंग से नहीं हो सकी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने अपनी शान दिखाने का मौका गंवा दिया। मा होंगशेंग के जाने के बाद हॉल में मौजूद धनी लोग कुछ निराश दिखे और उनमें से कुछ एक-एक करके चले गए। हमारी यात्रा व्यर्थ गई, चलो चलते हैं, लिमानली ने उदास होकर अपने बगल में बैठे परिवार से कहा। माँ, मैं मा होंगशेंग से बात करने जाता हूँ और उनसे कुछ जान पहचान वालों से मिलवाने के लिए कहता हूँ। इससे पिताजी को कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सू लांग दाओ, अभी भी बोल रही हो, अभी चुप हो जाओ, तुम खुद को क्या समझती हो? मा होंगशेंग जैसे बड़े व्यापारी तुम्हें भला कैसे जान सकते हैं? लिमानली पहले से ही अपना गुस्सा दबा रही थी और सू लांग की लगातार बकबक सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। मेरे पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, मैं वास्तव में मा होंगशेंग को जानता हूँ, सू लैंग ने जोर देकर कहा। तो जाओ और मा होंगशेंग को अभी इसी वक्त मेरे पास ले आओ। लिमानली दाओ, मैं अभी अस्पताल जाऊंगी, अगर मा होंगशेंग ठीक है तो मैं उसे निश्चित रूप से आपके पास ले आऊंगी। सू लैंग के बोलने के बाद वह तुरंत मुड़ा और चला गया। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में मा होंगशेंग को ढूंढने के लिए अस्पताल जाने का इरादा रखती है। यांग जिंगवान के परिवार को लगा कि वह पागल है, इसलिए उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। वे भी जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी क्षण वांग हाओरान अचानक चलकर वहां आ गया। युवा स्वामी, क्या मैं आपकी किसी काम में मदद कर सकता हूँ? लिमानली ने विनम्रता भरी मुस्कान के साथ दाव से पूछा। कुछ नहीं, वांग हाओरान ने लिमानली को जवाब दिया, फिर यांग जिंगवान की ओर मुस्कुराए। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपका फोन उधार ले सकता हूँ? यांग जिंगवान झेनली के तिरस्कारपूर्ण रवैये से बहुत असंतुष्ट थी, लेकिन वांग हाओरान दयालु और सुंदर था, जिसके कारण लोगों के लिए उसके प्रति कोई दुर्भावना रखना मुश्किल था। कर सकना, यांग जिंगवान ने अपना फोन वांग हाओरान को सौंप दिया। अध्याय 128, क्या सैनिकों के राजा को बंदी बना लिया गया है? वांग हाओरान ने यांग जिंगवान का फोन लिया, डायल पैड खोला और एक नंबर डायल किया। कुछ ही देर में वांग हाओरान को अपने फोन में कंपन महसूस हुई। यांग जिंगवान अचंभित रह गया। उसे लगा कि वांग हाओरान के फोन की बैटरी खत्म हो गई है और वह कॉल करने के लिए उसका फोन उधार लेना चाहती थी। पता चला कि वे अप्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ फोन नंबरों का आदान प्रदान कर रहे थे। माफ कीजिए, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। यांग जिंगवान ने अनुमान लगाया कि वांग हाओरान ने पहले उसकी कही बात नहीं सुनी थी, इसीलिए वह उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने अपनी बात दोहराई। घबराओ मत, मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, बस इतना ही, वांग हाओरान ने कहा। सचमुच, इसके पीछे कोई और अर्थ नहीं है? यांग जिंगवान ने थोड़ा संशय के साथ पूछा। अरे प्यारी जिंगवान, तुम्हें क्या हुआ है? ये युवा मालिक तुम्हारा दोस्त बनने को तैयार है, ये तुम्हारा सम्मान है, तुम इतनी अनिच्छुक क्यों दिख रही हो? लिमानली ने अपनी बेटी को डांटा और फिर उत्साह से पूछा। युवक स्वामी, क्या मैं आपका आदरणीय नाम पूछ सकता हूँ? https:// वांग हाओरन, तो ये है यंग मास्टर वांग, वांग ग्रुप के मशहूर सीईओ। क्या आप इन्हें जानते हैं? लिमानली ने पूछे बिना नहीं रह सकी। ये मेरे पिता हैं। लिमानली इतनी हैरान थी कि उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। मेरे सामने खड़े ये युवा मालिक वास्तव में वांग ग्रुप के युवराज हैं। अगर वे वांग ग्रुप के क्राउन प्रिंस के साथ जुड़ जाएं, तो क्या वे नई ऊंचाइयों को नहीं छू लेंगे? हालांकि और अधिक विचार करने पर लिमानली कुछ निराश महसूस करने लगी। काश मेरी बेटी की शादी हो जाती, या न भी हो। वांग हाओरान ने कुछ देर तक फोन चलाना जारी रखा। इस दौरान उसने गलती से एक जासूसी वायरस डाल दिया और फिर उसे यांग जिंगवान को भेज दिया। धन्यवाद, ये रहा आपका फोन वापस। आपका स्वागत है, कोई बात नहीं, यांग जिंगवान ने विनम्रता से जवाब दिया। अब जब हम दोस्त बन गए हैं, अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। वांग हाओरान ने उसे गहरी नजरों से देखा और अपनी कोमल आंखों से उसे कुछ बार छेड़छाड़ करने का मौका भी लिया। यांग जिंगवान ने वांग हाओरान की निगाहों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से नजरें हटा लीं। वांग हाओरान ने मुस्कुराते हुए झेनली के पास वापसी की। माँ, मैं अब वापस जा रहा हूँ, चलो चलते हैं। प्रिय पुत्र, यांग जिंगवान नाम की वह महिला पहले से ही शादीशुदा है। क्या अब भी तुम्हारे मन में उसके लिए भावनाएं हैं? झेनली ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। बकवास मत करो, मैं बस एक पल के लिए उसका फोन उधार लेने गई थी, वांग हाओरान ने गंभीरता से कहा। जब तुमने मेरा फोन उधार लिया था, तब तुम जानबूझकर मुझसे छेड़छाड़ कर रही थी। झेनली काफी चतुर है। वांग हाओरान को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि दाव किस तरह प्रतिक्रिया देगा। प्यारे बेटे, माँ तुम्हें दोष नहीं दे रही हैं, लेकिन जैसा कि कहावत है, जवान लड़कियां अच्छी होती हैं और जवान औरतें तो कमाल की होती हैं। बेटा, तुम्हारी पसंद वाकई बहुत अच्छी है, झेनली ने उसके कान में फुसफुसाया। ये सुनकर सड़क पर चल रहे वांग हाओरान लगभग लड़खड़ा गए। यह माँ वाकई में बहुत खास है। उसने वास्तव में इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, वह बस यांग जिंगवान के करीब जाना चाहता था, उसके फोन में एक जासूसी वायरस डालना चाहता था और उसका इस्तेमाल सू लैंग से निपटने के लिए करना चाहता था। किसने सोचा होगा कि झेनली इतनी कल्पनाएं करेगी? हालांकि भले ही यांग जिंगवान शादीशुदा हैं, लेकिन उन्हें जरूरी नहीं कि एक युवा विवाहित महिला माना
जाए दामादों पर आधारित उन उपन्यासों में महिला मुख्य पात्र लगभग हमेशा शुरुआत में कुंवारी होती है, इतनी मासूम कि वह इससे अधिक मासूम नहीं हो सकती, और हो सकता है कि उसने नायक का हाथ भी न पकड़ा हो। कहानी के सामान्य रूप से आगे बढ़ने पर महिला मुख्य पात्र आमतौर पर मध्य चरण या यहाँ तक कि अंतिम चरण में ही रक्षक के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलती है, फिर रक्षक के प्यार में पड़ जाती है और अंततः उनके विवाह को पूर्ण करती है। यांग जिंगवान का सुलैन के प्रति जो रवैया है उससे साफ है कि यह कहानी अभी शुरू ही हुई है। दूसरे शब्दों में कहें तो भले ही यांग जिंगवान शादीशुदा है, लेकिन वह अभी भी एक कोरे पन्ने की तरह है। जिंगवान, ऐसा लगता है कि यंग मास्टर वांग तुम्हें पसंद करने लगे हैं। तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। वांग हाओरान के जाने के बाद ली मानली ने उत्साह से अपनी बेटी से कहा। यांग जिंगवान को जरा भी खुशी महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे थोड़ा अजीब और असहज महसूस हुआ। उसने अपना फोन निकाला, वांग हाओरान द्वारा डायल किया गया नंबर ढूंढा और उसे डिलीट करना चाहा। क्या तुम पागल हो? इसे बंद करो। ली मानली ने तुरंत यांग जिंगवान की हरकत को रोक दिया। माँ, मुझे लगता है आप पागल हो गई हैं। मैं अविवाहित नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि मेरे लिए उसका फोन नंबर रखना उचित है? यांग जिंगवान ने कहा, तुम्हारे और अविवाहित रहने में क्या फर्क है? उस सुलांग को देखो, वो तो बिल्कुल निकम्मा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसके साथ पूरी जिंदगी बिता सकती हो? मुझे लगता है तुम्हें उससे तलाक लेने का मौका ढूंढना चाहिए। सुलांग का नाम सुनते ही ली मानली गुस्से से भड़क उठी। मैं भी यही सोच रहा था। जिंगवान जवान और खूबसूरत है, वो सुलांग के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती, यांग ताई ने बीच में टोकते हुए कहा। क्या तुम्हें उस ज्योतिषी महान गुरु की बातों पर विश्वास नहीं है? अगर तुम्हारा सचमुच तलाक हो जाए तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता? यांग जिंगवान ने व्यंग्यपूर्वक दाव से पूछा। यांग ताई और ली मानली एक बेघर आदमी को उसके पास लाए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे जबरन शादी कर ली। यह मामला आज भी यांग जिंगवान के लिए एक कांटे की तरह बना हुआ है। अपनी बेटी की बातें सुनकर ली मानली ने एक पल के लिए भी तलाक का जिक्र करने की हिम्मत नहीं की। अगर उनका सचमुच तलाक हो जाता है और यांग ताई का कारोबार ठप हो जाता है तो क्या होगा? लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या दाव हमेशा के लिए इसी तरह चलता रहेगा? सुलैंग बिल्कुल बेकार है, वह किसी काम का नहीं, वह तो बिल्कुल ही निकम्मा है। जिंगवान, फिलहाल तलाक को रोक दो, लेकिन तुम्हें यंग मास्टर वांग से जरूर संपर्क करना चाहिए। यह एक शानदार अवसर है, इसे बिल्कुल भी मत गंवाना। बस बहुत हो गया। ली मानली ने एक समझौता प्रस्ताव रखा। माँ, तुम मुझे क्या समझती हो? यांग जिंगवान अपने इस विचार से स्तब्ध रह गई। हालांकि उसने सुलैंग से दूरी बनाए रखी, फिर भी उनकी शादी नामात्र की ही थी। अगर वह किसी दूसरे पुरुष के करीब आती तो उसे अजीब तरह का अपराध बोध महसूस होता। इससे उसे लगेगा कि वह एक बुरी औरत है। यांग जिंगवान अब ली मानली से और बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह पहले बाहर चली गई। ली मानली और यांग ताई जल्दी ही उनके पास पहुंच गए। यांग गुइशान को कौवो ने पकड़ लिया। जैसे ही वांग हाओरान स्कूल में प्रवेश करने वाला था, उसे अचानक जुआक्यू चेन्यू का फोन आया। क्या कौवे ने ड्रग्स का सेवन किया था या उसने छुपकर हमला किया था? वह तो सैनिकों के राजा को भी पकड़ने में कामयाब हो गया। या शायद यांग गुइशान ने बंदी होने का नाटक किया हो। लेकिन चाहे जो भी हो, देखने के लिए कोई न कोई अच्छा शो जरूर होगा। उन्हें कहाँ ले जाया गया? वांग हाओरान ने तुरंत दाव से पूछा। क्रो के गुंडे यांग गुइशान को कार में बिठाकर ले गए। मुझे नहीं पता दाव कहाँ जा रहा है, लेकिन मेरे आदमी उनका पीछा कर रहे हैं, जुआक्यू चेन्यू ने फोन पर दाव से कहा। अपने व्यक्ति से कहो कि मुझे उनका स्थान भेज दें। क्या तुम खुद जाने की योजना बना रहे हो? मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम यह विचार छोड़ दो। क्रो गैंग के पास बहुत सारे आदमी हैं और उनमें से कई कुशल लड़ाके हैं। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। क्या आप मेरे लिए चिंता दिखा रहे हैं? मेरी जिंदगी आपके हाथों में है। अगर आप मर गए तो क्या मैं भी आपके साथ नहीं मरूंगा? तो जाओ, कुछ अगरबत्ती जलाओ और प्रार्थना करो कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो, नहीं तो हमें बेबसी के पुल पर मिलना पड़ सकता है, वांग हाओरान ने मजाक में कहा। क्या तुम्हें सच में मौत से डर नहीं लगता? जुआक्यू चेन्यू की आवाज में कुछ अधीरता झलक रही थी। एक खूबसूरत महिला से चुंबन पाने के लिए जोखिम उठाना जायज है, वांग हाओरान हंसते हुए बोले। मैं अपने कुछ बेहतरीन गुंडों को तुम्हारे पीछे भेजूंगा, जुआक्यू चेन्यू ने गंभीरता से कहा। वह मजाक करने के मूड में नहीं था। मैं अकेला जाऊंगा। शो छूट जाने के डर से वांग हाओरान ने तुरंत अपना फैसला लिया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुझे 1 मिनट के भीतर लोकेशन मैप चाहिए। टकराना। फोन के दूसरी तरफ से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे जुआक्यू चेन्यू ने लाइव ची के कारण अपने आसपास की चीजों को तोड़फोड़ दिया हो। हालांकि अपने चंचल स्वभाव के बावजूद उसने आज्ञाकारी रूप से अपने अधीनस्थ को वांग हाओरान को स्थान भेजने का आदेश दिया। स्थान का नक्शा मिलते ही वांग हाओरान ने तुरंत एक कार रोकी और उसका पीछा किया। कुछ ही देर में वे शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक सुनसान कारखाने के पास पहुंच गए। कारखाने के बाहर पहरेदार और निगरानी व्यवस्था थी, लेकिन वांग हाओरान के लिए यह व्यवहारिक रूप से बेकार थी। वांग हाओरान ने एक्स-रे विजन का उपयोग करके अंदर मौजूद कर्मियों और निगरानी के वितरण को देखा और तुरंत घुसपैठ का सबसे अच्छा बिंदु ढूंढ लिया। रुका हुआ स्पीकर ब्राउजर। अध्याय 129 दूसरों के कार्यों से लाभ उठाना। एक वैन एक कारखाने में घुस गई। बड़े बड़े टैटू वाले कई हटे कट्टे युवक कार से बाहर निकले और डिग्गी से एक पारदर्शी बोरी निकाली। बॉस, वह व्यक्ति यहाँ है। शरीर पर टैटू बनवाए हुए युवकों में से एक ने कारखाने में इंतजार कर रहे लंबे कद के व्यक्ति से बात की। जिस व्यक्ति को युवक बॉस कहता था वह लंबा था, लगभग 1.9 मीटर लंबा, लंबे बालों वाला और गुंडागर्दी के भाव वाला। शाबाश, क्रो ने अपनी विशिष्ट कर्कश आवाज में अपने अधीनस्थ की प्रशंसा की, फिर अपने बगल में खड़े छोटे छोटे आंखों वाले एक धनी अधेड़ उम्र के व्यक्ति दाव की ओर मुड़ा। श्रीमान शेन, मैं उस व्यक्ति को आपके पास ले आया हूँ। क्या आपको अब शेष राशि का भुगतान नहीं कर देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि मेरे पास आपके पैसे कम हैं? पहले मुझे उससे मिलने दीजिए, मुझे उसकी पहचान सत्यापित करनी है। शेन कांग दाव, बिल्कुल सही। क्रो ने कुछ गुंडों की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया। थैली खोलो और बॉस को उस व्यक्ति को देखने दो। उसके गुर्गे तुरंत हरकत में आ गए और बोरियों को बांधने वाली रस्सियों को खोल दिया। कुछ ही देर में बेहोश यांग गुइशान नजर आने लगी। उपन्यास पढ़ने के लिए एक शक्तिशाली वेबसाइट। अरे कुतिया, क्या ये वही है? शेन कांग ने पीले चेहरे वाली मैडम शेन को यांग गुइशान के पास खींच लिया। वह इसकी पुष्टि करना चाहता था। जी हाँ, वही है। मैडम शेन ने घबराकर सिर हिलाया। बेशर्म औरत, तुम्हें मर्दों को चुनने का हुनर तो वाकई आता है। ये लड़का तो ताकतवर दिखता है, तुम्हें मजा आ रहा है ना? शेन कांग ने दांत पीसते हुए दाव से पूछा। मैडम शेन एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उनका सिर झुका हुआ था, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी।
वह बेहोश क्यों है? उसे जगाओ। मुझे उससे तब निपटना होगा जब वह पूरी तरह होश में हो, तभी मैं अपना गुस्सा निकाल पाऊंगा। शेन कांग ने क्रो जनजाति के लोगों से गुस्से में कहा। कौवे के साथियों ने तुरंत एक बोतल ढूंढी, उसमें कुछ दवा डाली और कपड़े के एक टुकड़े को उसमें भिगो दिया। उन्होंने अपने लक्ष्य को शांत करने के लिए किसी प्रकार की दवा का इस्तेमाल किया। उसे जगाने के लिए हमें उसे उत्तेजित करने के लिए एक रासायनिक पदार्थ का उपयोग करना होगा। उसके गुंडों में से एक ने कपड़े का एक टुकड़ा उठाया और बेहोश पड़े यान गुइशान की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, यान गुइशान ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। छोटा भाई चौंक गया और पीछे की ओर लड़खड़ा गया। एक ही समय पर कोई चुपके से ऐसी जगह से अंदर घुस आया जहां से कोई उसे देख नहीं सकता था और उन पर कड़ी नजर रख रहा था। तो सैनिकों का राजा तो बस पकड़े जाने का नाटक कर रहा था। मुझे पता था, सैनिकों का राजा एक मामूली आदमी से इतनी आसानी से कैसे हार सकता है। वांग हाओरान ने परछाई में छिपकर देखते हुए मन ही मन सोचा। यान गुइशान जमीन से उठी और ठंडी मुस्कान के साथ चारों ओर नजर डाली। उसे लगा कि विदेश में बना उसका कोई दुश्मन गिरफ्तार होने का नाटक कर रहा है ताकि वह देख सके कि इस सबके पीछे कौन है। लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि ये तो बस कुछ छोटी मछलियां थीं। वहां लगभग 20 लोग मौजूद थे, लेकिन यान गुइशान की नजर में वे चींटियों से कम नहीं थे। बेकार की चीज, तुम मेरे लिए कलंक हो। वह बिल्कुल अकेला है। तुम इतनी बहादुर हो, फिर भी उससे क्यों डरती हो? कौवा बहुत घमंडी था। जब उसने देखा कि उसका अधीनस्थ डर गया है, तो उसने उसे लात मारी और उसे डांटा। कौवे, अपने आदमियों को उसे अभी पकड़ने का आदेश दो और फिर उसका वो अंक काट डालो। शेन कांग ने क्रोध से यान गुइशान को घूरा। चिंता मत करो श्रीमान शेन, वह भाग नहीं सकता। क्रो ने जवाब दिया, फिर अपने एक खास गुर्गे की ओर इशारा किया। उनके विचार में यान गुइशान सिर्फ एक व्यक्ति था और उसके साथ व्यवहार करने के लिए अपने एक सक्षम अधीनस्थ को भेजना पहले से ही उसके प्रति अत्यधिक दयालुता थी। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कौवा अचंभित रह गया। उसके सबसे खास गुर्गे को यान गुइशान ने एक ही मुक्के से ढेर कर दिया और वह काफी देर तक जमीन पर पड़ा रहा, उठने में असमर्थ था। जाओ, तुम सब जाओ। क्रो थोड़ा घबरा गया और अपने आसपास मौजूद अपने साथियों से चिल्लाया। कारखाने में झड़प छिड़ गई। 2 मिनट से भी कम समय में लगभग 20 गुंडे जमीन पर पड़े थे। कुछ के पैर टूटे थे तो कुछ के हाथ। दर्द भरी चीखें विशाल कारखाने में गूंज उठीं। फैक्ट्री नंबर 1, फैक्ट्री नंबर 1, कोई जल्दी आओ। क्रो ने फैक्ट्री के एक सफाईकर्मी से कम्युनिकेटर लिया और उसमें कई बार चिल्लाया। यान गुइशान ने इसे नहीं रोका और कौवों को अपनी इच्छानुसार बोलने दिया। पिछले कुछ दिनों से वह बहुत खराब मूड में है क्योंकि किसी इलाके में अचानक कोई बीमारी फैल गई है। उन्होंने स्मिथ पर अपनी सारी उम्मीदें टिका रखी थी, लेकिन वह कमीना दाव असल में टीम को लेकर भाग गया। यान गुइशान का मूड बेहद खराब था, इसलिए वह अपना गुस्सा निकालना चाहता था, लेकिन जमीन पर मौजूद लगभग 20 लोग उससे लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे। कौवे लोगों को बुला रहे थे, जो यान गुइशान के इरादों के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। कुछ ही क्षण बाद तेजी से आते कदमों की एक श्रृंखला सुनाई दी। स्टील के पाइप, लाठियों और चाकुओं से लैस कौवे फैक्ट्री नंबर 1 में घुस गए। वह एक बड़ा और प्रभावशाली समूह था, जिसमें कम से कम 70 या 80 लोग शामिल थे। और भी लोग आते रहे। ये सौभाग्य की बात है कि कारखाना काफी बड़ा है, अन्यथा भीड़ के कारण इमारतें दब जाती। यान गुइशान नंगे हाथों से सीधे भीड़ में घुस गया और उसमें उत्पात मचाने लगा। ये जहां भी गया, वहां दर्द भरी चीखें गूंज उठीं। ये बिल्कुल एक भेड़िए की तरह है जो भेड़ों के झुंड पर हमला कर देता है, जिसे रोकना नामुमकिन है। 10 मिनट से भी कम समय में जमीन लोगों से भर गई। और चाहिए, चिल्लाते रहो। यान गुइशान को संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए उसने कौवे से कहा। डर के मारे कौवे का कांस्य रंग का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। यान गुइशान की यह जटिल प्रक्रिया, गति उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। यहां तक कि जब उसके लगभग 100 अधीनस्थ उस पर टूट पड़े, तब भी वे उसका मुकाबला नहीं कर सके। ये व्यक्ति बेहद डरावना है। क्रो, तुम्हारे आदमी कहाँ हैं? उन्हें अभी बुलाओ। शेन कांग का चेहरा भी बेहद गंभीर था और उसने क्रो को ऐसा करने के लिए कहा। कौवे का चेहरा करेले की तरह झुर्रीदार था। हालांकि वह सैकड़ों फॉलोअर्स होने का दावा करता है, लेकिन असल में कई नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक पूरी तरह से इस खेल को नहीं अपनाया है। प्रचार को हटा दें तो उसके लगभग सभी फॉलोअर्स यहीं मौजूद हैं। वहां लगभग 100 लोग ही थे। अब यान गुइशान ने उन सभी को हरा दिया है। इन सभी लोगों के या तो पैर नहीं हैं या फिर हाथ नहीं हैं। उनमें से लगभग सभी विकलांग थे। किंग ऑफ सोल्जर्स शानदार है। वांग हाओरान ने चुपके से ये दृश्य देखा और मन ही मन प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सका। उसने जुओक्यू चेन्यू के साथ शर्त लगाई कि वह क्रो के इलाके पर कब्जा कर लेगा। अब उसे एक उंगली भी हिलाने की जरूरत नहीं है। यान गुइशान उसके लिए सब कुछ कर देता है। क्योंकि यान गुइशान काफी निर्दयी था, उसने क्रो के गुर्गों के हाथ पैर कमल की जड़ों की तरह तोड़ दिए। यदि यह पूरी तरह से ठीक भी हो जाए तो भी ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा। सारे कौवे खत्म हो गए हैं। कौवा काफी अभिमानी लग रहा है। इसने निश्चित रूप से कई लोगों को नाराज किया होगा। एक बार जब ये खबर फैल जाएगी कि क्रो के गुर्गों को मार गिराया गया है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे गैंगस्टर उसके पीछे पड़ जाएंगे। वांग हाओरन ने अपना ध्यान यान गुइशान पर केंद्रित किया। कौवे किसी प्रकार की परेशानी पैदा नहीं कर सकते। यान गुइशान ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए खूब आनंद उठाया। उसे दंडित किया जाना चाहिए। वांग हाओरन ने अपने शरीर से कई सुइयां निकाली और चुपचाप यान गुइशान के पास पहुंचा। लेखक का नोट, चौथा अपडेट आ गया है। यदि आप लेखक का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया अंतिम अध्याय के अंत में अपना वोट दें। धन्यवाद। अध्याय 130, एक तीर से 2 निशाने। तुम काफी लंबे भी दिखते हो। अगर तुम अपने अधीनस्थों को नहीं बुला सकते तो तुम खुद ही कर लो, यान गुइशान ने क्रोधाव से कहा। भाई, मुझसे गलती हो गई। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो बस पैसों के लिए काम कर रहा था। इसके पीछे कोई वजह होगी। कौवे ने उदास चेहरे से कहा। आम लोगों की तुलना में वह युद्ध कौशल में काफी सक्षम है। वह अकेले ही 1 दर्जन या 20 लोगों का सामना कर सकता है। लेकिन हमारे सामने मौजूद यान गुइशान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यहाँ तक कि कौवा भी उससे लड़ने का साहस नहीं जुटा सका, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग स्तर के हैं। कचरा, तुम्हारे जैसे किसी की हिम्मत कैसे हुई बॉस बनने की? यान गुइशान ने कौवे की बात अनसुनी करते हुए गुस्से से कहा और अपने बगल में खड़े शेन कांग की तरफ देखा। तुमने अभी अभी मुझसे क्या करने की बात कही? ये गलतफहमी है, पूरी तरह से गलतफहमी है। मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, है ना? मैं उसे आपको सौंप रहा हूँ। आप उसका जैसे चाहें इस्तेमाल करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपकी खुशी की कामना करता हूँ। ये देखकर कि कौवे के पास यान गुइशान से निपटने का कोई तरीका नहीं था, शेन कांग ने मन ही मन कौवे को कोसा और फिर यान गुइशान के सामने अपनी हार स्वीकार कर ली।
वह अपनी पत्नी से पहले ही तंग आ चुका था और इस स्थिति को देखकर उसने खुद को बचाने के लिए उसे बेचने का तुरंत फैसला किया। जहां तक बेवफाई का सवाल है, मैं इसे केवल सहन कर सकती हूँ। शेन कांग की स्वीकृति के शब्दों को सुनकर यांग गुइशान का क्रोध और भी तीव्र हो गया। वह अब असली मर्द भी नहीं रहा, इसलिए जब उसने सुना कि शेन कांग ने मैडम शेन को बाहर भेज दिया है, यांग गुइशान के दिल में आग भड़क उठी। उसने जमीन से एक चाकू उठाया और शेन कांग की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में शेन कांग की कान फाड़ देने वाली चीखें पूरे कमरे में गूंज उठीं। अपनी कुंठा व्यक्त करने के बाद यांग गुइशान को काफी अच्छा महसूस हुआ और फिर वह कौवे की ओर चल पड़ा। लेकिन तभी अंधेरे से कई सुइयां बाहर निकलीं। यांग गुइशान ने बेहद तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए कई हमलों को चकमा दिया, लेकिन फिर भी उसके हाथ के पिछले हिस्से में एक सुई चुभ गई। उसने तुरंत सुई निकाली और अंधेरे में छिपे उस व्यक्ति का पीछा करने की कोशिश की ताकि उस व्यक्ति को ढूंढ सके जिसने छिपे हुए तीर से उसे चोट पहुंचाई थी। हालांकि जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, वह थकान से चूर होकर घुटनों के बल गिर पड़ा। ये सुई जहर से भरी है। यांग गुइशान के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। डिंग, नायक का मेजबान यांग गुइशान ने नायक को सफलतापूर्वक जहर दे दिया, जिससे वह अस्थायी रूप से अक्षम हो गया और उसे 300 खलनायक अंक प्राप्त हुए। नायक का हेलो -10, मेजबान खलनायक का हेलो जोड़ 1-0। चांदी की सुइयों को गुप्त रूप से छोड़ने के बाद वांग हाओरान को एक सिस्टम नोटिफिकेशन संदेश प्राप्त हुआ। उसने चांदी की सुइयों पर जो दवा लगाई थी, वह एक ऐसी दवा थी जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए बल लगाने में असमर्थ बना देती थी, लेकिन ये घातक नहीं थी। बात यह नहीं थी कि वांग हाओरान नर्म दिल का था, बल्कि बात यह थी कि वह यांग गुइशान को अपने पास रखना चाहता था ताकि वह उससे और अधिक पैसा वसूल सके। वांग हाओरान ने अनुमान लगाया कि यांग गुइशान के पास अभी भी लगभग 200 प्रोटेक्टर हेलो बचे हुए थे, जिनका अभी भी काफी मूल्य था। यांग गुइशान स्वयं फिलहाल उसके लिए कोई खतरा नहीं है, उसके लिए खतरा उस दुष्ट युद्ध देवता से है। दूसरी ओर यांग गुइशान को जमीन पर घुटने टेकते देख कौवा सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए पास आया और धीरे से इशारा किया। कोलन, भाई, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। मैं आज अपनी हार स्वीकार करता हूँ, मैं ही हारा हूँ। यांग गुइशान ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके घुटने जमीन से उठने से पहले ही वह वापस घुटनों के बल गिर गया। तो तुम जरा भी ताकत नहीं लगा सकते, है ना? कौवे को आखिरकार समझ आ गया और उसने अपना पहले वाला डरपोक रवैया छोड़कर शान से सीधा खड़ा हो गया। कौवे, जल्दी जल्दी उसे काट डालो, शेन कांग ने पीड़ा से चिल्लाते हुए कहा। चिंता मत करो, अगर तुम मुझे नहीं भी बताओगे तो भी मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। कौवे ने जमीन से एक चाकू उठाया और अपने चेहरे पर भयावह भाव लिए यांग गुइशान की ओर चल पड़ा। वांग हाओरान को आगे क्या होगा ये देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि कारखाने से निकलने के बाद उन्हें एक और सिस्टम नोटिफिकेशन संदेश प्राप्त हुआ। वह कारखाने से बाहर निकला और लिंग दुवानिया को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। जब वांग हाओरान चुपके से कारखाने में घुसा तो उसने पाया कि अंदर रखा सारा सामान तस्करी का था। क्रो और उसकी सेना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए वांग हाओरान को एक उत्साही दर्शक की भूमिका निभाने में कोई आपत्ति नहीं थी। कॉल का जवाब तुरंत दिया गया और वांग हाओरान ने घबराए हुए दाव होने का नाटक किया। पुलिस फ्लावर सिस्टर, मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ। रात, ब्लैक पीनी बार, ज़ुओक्यू चेन्यू अपने कार्यालय में बैठे बैठे बीच बीच में एक नंबर डायल करते रहे, लेकिन हर बार किसी ने जवाब नहीं दिया। इससे वह चिंतित हो गई। उसने जो नंबर डायल किया वह वांग हाओरान का था। जब से ज़ुओक्यू चेन्यू को पता चला है कि वांग हाओरान क्रो के इलाके में जा रहा है, तब से वह बेचैन है। ऐसा नहीं था कि वह वांग हाओरान को लेकर चिंतित था, बल्कि वह खुद को लेकर चिंतित था। वांग हाओरान ने फोन नहीं उठाया। क्या वाकई दाव के साथ कुछ हुआ है? वह भी वांग हाओरान द्वारा जहर से प्रभावित है। यदि वांग हाओरान की मृत्यु हो जाती है तो वह भी उसके साथ मर जाएगी। सिस्टर ज़ुओक्यू। उसी क्षण एक अनाड़ी अधीनस्थ कर्मचारी जबरदस्ती ज़ुओक्यू चेन्यू के कार्यालय में घुस गया। अपने अधीनस्थ की बेतुकी बकवास सुनकर ज़ुओक्यू चेन्यू पहले से ही चिढ़ गया था, इसलिए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बही खाता पुस्तिका को छीनकर उस पर फेंक दिया। क्या तुम मरना चाहते हो? तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? बहन ज़ुओक्यू, बहुत अच्छी खबर, शानदार खबर, छोटे भाई ने खुशी से कहा। क्या अच्छी खबर है? ज़ुओक्यू चेन्यू ने उदास स्वर में पूछा। क्रो का तस्करी का धंधा ठप हो गया है और उसके 100 से ज्यादा गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब क्रो उछल कूद नहीं कर सकता। गुर्गे ने दाव को सूचना दी। क्या वे कांस्टेबल सचमुच इतने सक्षम हैं? उन्होंने क्रो के तस्करी के धंधे को बंद कर दिया और उसके 100 से अधिक गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा करने के लिए कितने कांस्टेबलों की जरूरत होगी? ज़ुओक्यू चेन्यू ने अविश्वास से कहा। किसी ने क्रो के मुख्यालय में घुसकर उनके लगभग 100 गुर्गों को घायल कर दिया। कुछ ने अपने पैर खो दिए, कुछ ने अपने हाथ। एक बार जब अधिकारी आ जाएंगे तो वे चाहकर भी भाग नहीं पाएंगे, गुर्ग ने कहा। वह कौन व्यक्ति था जिसने कौवों के लगभग 100 गुर्गों को घायल किया? ज़ुओक्यू चेन्यू ने जल्दी से दाव से पूछा। मुझे नहीं पता, छोटे भाई ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या ये वही हो सकता है? ज़ुओक्यू चेन्यू ने सोचा। वांग हाओरान ने दोपहर में कहा था कि वह कौवों से निपटेंगे और अब शाम को उन्हें पता चला कि कौवों के ठिकाने पर हमला हो गया है। ये तो बहुत ही अजीब संयोग है। भनभनाहट। मेरी डेस्क पर रखा फोन वाइब्रेट हुआ। कॉलर आईडी देखते ही ज़ुओक्यू चेन्यू ने झट से फोन उठा लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने आपको बहुत देर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लग पाई। मुझे लगा कि आपके साथ कुछ हो गया है। मैं अन्य कामों में व्यस्त था और मेरे पास फोन का जवाब देने का समय नहीं था। बाथरोब पहने वांग हाओरान होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में बड़े बिस्तर पर लेटी हुई थी और आलस्य से जवाब दे रही थी। क्या तुमने कौवे वाली हरकत की? ज़ुओक्यू चेन्यू ने दाव से पूछा। नहीं तो क्या? वांग हाओरान ने पलटवार किया। लगता है मैंने तुम्हें कमा का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने शक्तिशाली होगे, अकेले ही 100 से अधिक कौवों का सामना कर लोगे, ज़ुओक्यू चेन्यू ने आश्चर्य से कहा। डिंग। ज़ुओक्यू चेन्यू ने मेजबान के प्रति प्रशंसा का भाव विकसित कर लिया है, जिससे अनुकूलता 10 अंक बढ़ गई है। वर्तमान में कुल अनुकूलता 30 अत्यंत मैत्रीपूर्ण है। डिंग। मेजबान ने कथानक को प्रभावित किया है, 300 खलनायक अंक प्राप्त किए हैं। वांग हाओरान ने सुना, लेकिन वह हंसे बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि ज़ुओक्यू चेन्यू की जानकारी पर्याप्त रूप से व्यापक नहीं थी और उसने सोचा कि उसी ने क्रो के गुर्गे को घायल किया था। हालांकि ये सब कुछ पर्दे के पीछे रचा गया था। इसका श्रेय लेने में उसे कोई शर्म नहीं थी। अब आपको पता चल गया है कि मैं कितनी अद्भुत हूँ, तो क्या आपको मुझसे प्यार हो गया है? तुम्हारे प्यार में पड़ना। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ज़ुओक्यू चेन्यू ने शांत और परिपक्व स्वर में जवाब दिया। 30 की अनुकूलता रेटिंग के साथ वांग हाओरान स्वाभाविक रूप से ज़ुओक्यू चेन्यू के रवैये से आश्चर्यचकित नहीं थे।
इस समय स्वीट के शॉवर रूम में पानी की आवाज बंद हो गई, संभवतः इसलिए क्योंकि अंदर मौजूद व्यक्ति ने नहाना समाप्त कर लिया था। वांग हाओरान जुओक्यू चेन्यू के साथ बहस करने में और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। तुम शर्त हार गए, कुछ रेड वाइन तैयार रखना, मैं किसी भी समय तुम्हें ढूंढने आ सकता हूँ। डुडू, जुओक्यू चेन्यू को फोन पर व्यस्तता का संकेत मिला। वांग हाओरान ने बात करने के तुरंत बाद फोन काट दिया था। वांग हाओरान के साथ लगी शर्त के बारे में सोचते हुए उसे निराशा, बेबसी और शर्म सहित कई तरह की भावनाएं महसूस हुई।